देखती हूँ स्पोर्ट्स साइड में खुशामदीद। मुझे कहते हैं अब्दुर्रहमान शहबाज खान और मेरे साथ मौजूद हैं footballpakistan.com से अली एहसन और हमारे अपने मीडिया कॉरेस्पॉन्डेंट उसामा बुटा। अली भाई से स्टार्ट करेंगे। अली भाई, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी इस लाइव स्ट्रीम या पॉडकास्ट के अंदर, यूट्यूब शो के अंदर आपने मुझे इनवाइट किया। मैं बहुत खुश हूँ। उसामा भाई, कल आप कैसे हैं? और फिर उसके बाद हम कल के मैच पे बात करते हैं अली भाई आपसे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम ही नाज़रीन और सामीन को। इट इज़ एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ पैनल विद अली भाई एंड यू एज वेल। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे दोनों। ऑल राइट, सबसे पहले हम स्टार्ट में गेम की तरफ बढ़ते हैं। कल पाकिस्तान को 7-0 की शिकस्त हासिल हुई, जिसमें आई गेस जॉर्डन प्लेड एक्सट्रीमली वेल एंड पाकिस्तान को सिर्फ एक चीज़ की कमी महसूस हुई, जो कि अब्दुल्ला इकबाल थे, जो जिनको सस्पेंशन थी इस मैच के लिए। तो सबसे पहले हम अली भाई आपसे स्टार्टिंग योर ओवरऑल आपकी गेम पे, व्हाट्स योर टेक? अ, मुश्किल तो मैच पहले से था, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। किक ऑफ से पहले ही एक तो चने अब्दुल्ला इकबाल को एक बहुत ही सॉफ्ट फाउल पे, जो जिन्ना स्टेडियम में जो फर्स्ट लेग हुई थी इस मैच की, जो होम लेग थी 21 मार्च को, जिसपे एक बहुत ही सॉफ्ट नथिंग फाउल पे उनको ना सिर्फ पेनल्टी कंसीड करनी दी रेफरी ने, बल्कि उनको साथ में येलो कार्ड भी दे दिया उनकी, जस्ट टू ऐड ट्रबल टू, जिसकी वजह से अब्दुल्ला इकबाल को ये मैच मिस करना पड़ा। अफसोसनाक खबर थी। ऊपर से जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की अपनी टीम जो है उसके अंदर जो बेंच स्ट्रेंथ जो हमारी होनी चाहिए थी, या कम से कम जिस तरह के प्लेयर्स इस लेवल पे कम से कम जो एक एडिक्वेट किस्म की, एक मुनासिब किस्म की कारकर्दगी दिखा सकें, वो हमारे पास मौजूद आउटसाइड द मेन स्टार्टर्स जो आपके पास अभी टीम है वो नहीं मौजूद थे। बैकग्राउंड में एक ये बात चलती है कि चूंकि जॉर्डन ने अपना एशियन कप क्वालिफायर्स का जो कैंपेन था पिछले महीने कंक्लूडेड, उसमें वो फाइनल तक पहुंचे थे, और जाहिर सी बात है उन पे एक प्रेशर भी था, एक एक्सपेक्टेशन भी थी। प्रेशर तो था एंड इट वाज द गुड काइंड ऑफ प्रेशर, कि भाई हमने अपने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के इस कैंपेन को फिर से उजागर करना है, वी हैव टू रिवाइव इट। और इससे बेहतर क्या उनके लिए हो सकता कि उनका मुकाबला एक 195 रैंक वाली पाकिस्तान के साथ होना था, होम एंड अवे पे, इस मार्च 21 और मार्च 26 को। इसकी बेसिस पे उन्होंने कहा कि भाई जो मर्जी हो जाए, हमने दोनों मैच जीतने, और बड़े कन्विंसिंग अंदाज से जीतने, बिकॉज सेकंड स्पॉट पे आना उनके लिए एक मेन स्ट्रेटजी बन गई थी। और उसी बेसिस पे उन्होंने कहा कि भाई जो मर्जी हो जाए, जितने गोल हम स्कोर कर सकता है, कि हमारा गोल डिफरेंस भी अच्छा हो, हमें पहली विन्स भी मिले इस कैंपेन की, और हम सेकंड पोजीशन में आ जाए, ताकि ना उनका जो आखिरी दो मैच होंगे जून के अंदर, पहले होम गेम ताजिकिस्तान के साथ 6 जून को, फिर 11 जून को वो जाएंगे अवे टू के दिल फिनिश इन द टॉप स्पॉट। तो उस बेसिस पे सेकंड पोजीशन जिसकी आती है, उर्दन की या ताजिकिस्तान की, वो वाज एनीवन्स गेम इन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। तो उस वजह से उन्होंने कहा कि भाई जितना भी आप गोल स्कोर कर सकते हैं करें। ठीक है, पाकिस्तान की वीकनेसेस के बावजूद जॉर्डन ने अच्छा खेला, मूसा अल तामरी ने, यजान अल नेमत ने, अली उलवान वगैरह ने, जो उनकी जो मेन उनकी अटैकिंग और जो मिडफील्ड थ्रेड्स थे, अच्छे खेले, डिफेंडिंग भी बड़ी अच्छी की। हमारी तवक्को ये थी कि यार कम से कम 4-0 5-0 से ज्यादा मत जाए। लेकिन आखिरी 10-15 मिनट के अंदर ना, 74th मिनट के बाद से, उस वक्त जॉर्डन वर ऑलरेडी लाइक 4-0 अप। हालांकि एक जो पेनल्टी उन्होंने विन की थी फर्स्ट हाफ में, वो मुझे बहुत ही नरम गोशा किस्म की लगी थी। इट वॉज वेरी सॉफ्ट, इट वॉज नथिंग, इट वॉज नथिंग। लेकिन चूंकि ये एशियन फुटबॉल है और अरब टीमें खेल रही हैं, ये एक ऐसी हकीकत है जिससे पाकिस्तान के फुटबॉल फैंस को एशियन इंटरनेशनल फुटबॉल में उसका आदी होना पड़ेगा। और यही हुआ। वो पेनल्टी यूसुफ बट सेव उसने, जजान अल नेमत की आई थिंक पेनल्टी थी, उसने सेव भी तकरीबन कर ली थी, लेकिन चूंकि पिच के अंदर वो बॉल ऐसा बाउंस करके गई कि वो उसके हाथ के ऊपर से चली गई। वो पेनल्टी सेव थी, वो कोई खास पेनल्टी भी नहीं मारी थी जजान अल नेमत, लेकिन चूंकि वो पिच इतनी अच्छी नहीं थी। और अभी कुछ देर पहले इतला मिली है कि मूसा अल तामरी ने भी अपने अपने प्रेस को बताया कि भाई मैं
अमान इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच से बिल्कुल खुश नहीं हूं। उम्मीद है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट है वो इस पिच को और स्टेडियम को जरा बेहतर कर सके। और मैं हैरान हो गया, मैंने कहा कि यार जिन्ना स्टेडियम की तो हम समझते इससे भी ज्यादा बदतर पिच, लेकिन चले उन्होंने हमारी लाज रखी, उसका हम शुक्रगुजार है उनसे। हैट्रिक स्कोर कर ली उन्होंने कल भी मैच में, तो फैंस को भी, जॉर्डन के फैंस को भी, जो 18,000 कुछ लोग आए हुए थे, उनको भी मजा आ गया देखकर। कुछ पाकिस्तानी भी थे स्टैंड्स में, कुछ पाकिस्तानी जो कि जॉर्डन में मुकीम होते हैं डिफरेंट कामकाज के सिलसिले में, कुछ पाकिस्तानी जो यूके से गए थे, कुछ पाकिस्तानी जो डेनमार्क से गए थे, वो भी दे एक्चुअली मेट विद द टीम एज वेल। तो वो ठीक है, वो काफी उदास थे रिजल्ट की वजह से, लेकिन वो खुश थे क्या, हमने चलो पाकिस्तान टीम को खेलते देखा। कारकर्दगी बेहतर हो सकती थी, ये तो हम साफ कहते हैं, लेकिन जब आपकी मेन स्टार्टिंग 11 की मेन सेकंड सेंटर बैक मौजूद नहीं है, आपके कुछ प्लेयर्स जख्मी हैं, कुछ प्लेयर्स बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट्री इश्यूज की वजह से अनअवेलेबल नहीं थे, जिसमें अदील यूनस और क्या कहते हैं आपका मोहम्मद सुहेल जो थे, दे कुड नॉट ट्रैवल बिकॉज उनके पासपोर्ट दस्तियाब नहीं थे। अदील यूनस अभी कुछ ही अरसा पहले 18 साल का हुआ है, और चूंकि वो 18 साल क्रॉस कर गया था, रीच कर गया था, तो उसका मतलब था कि जिसका फॉर्म बे वाला जो पासपोर्ट बनता है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो गया। आप फॉर्म बे पे पासपोर्ट तो रिन्यू नहीं कर सकते, आपको पहले सीएनआईसी अप्लाई करना पड़ता है। फिर जब सीएनआईसी आता है आपके पास, फिर आप अपना नया पासपोर्ट अप्लाई करते हो जब आप 18 साल के हो जाते हो। तो वो ट्रैवल नहीं कर सके। मोहम्मद सोहेल बेचारे का ये मैंने सुना था कि उसका पासपोर्ट किसी और एमबीसी में अटका हुआ था वीजा के सिलसिले में, तो वो भी टीम के साथ ट्रैवल ना कर सका। अब जाहिर सी बात है, कुछ प्लेयर जिनको स्टीवन कॉन्स्टेंटाइन ने ड्रॉप किया था मार्च 21 के मैच से पहले बिकॉज ऑफ डिफरेंट इश्यूज, चाहे वो फिटनेस के होंगे, चाहे लैक ऑफ प्रिपरेशन के होंगे, या कुछ प्लेयर जो इंजर हो गए थे, जिस तरह मोहम्मद फजल, जिससे बड़ी हमारी तवक्को थी कि वो डेब्यू करेंगे दोनों मैचेस में लेफ्ट बैक की पोजीशन पे, वो नहीं खेल सके बिकॉज वो अभी कुछ ही अर्सा पहले एक इंजरी से रिकवर होके क्लियर होके आए थे पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए, मेडिकली क्लियर थे, लेकिन पाकिस्तान को ज्वाइन करते हैं और आई थिंक पहले या दूसरे सेशन में इस जना स्टेडियम में उनकी इंजरी फिर से, या वही इंजरी एग्रे वापस आई, या कोई और उनको इंजरी पड़ गई, जिसकी वजह से टू सिट आउट बोथ गेम्स। बड़े उदास भी थे इस लिहाज से, बिकॉज हम सब चाह रहे थे कि वो खेलें ताकि एक अच्छी ना आपकी बैक फोर बन सकती है साथ में। नतीजतन हमें सेकंड चॉइस लेफ्ट बैक बल्कि मोहम्मद सदाम सेंटर बैक है, लेकिन उसको लेफ्ट बैक पे खिलाना पड़ा। तो दूसरी सेकंड बैक सेंटर बैक थे, वो थे हसीब खान, लेफ्ट सेंटर बैक की पोजीशन पे थे, क्योंकि वो नेचुरल लेफ्ट फुटेड है। बेचारे को स्ट्रगल करना पड़ा, बिकॉज अगर आपने मैच अगर करना है जॉर्डन जैसी टीम, वन ऑफ द बेस्ट टीम इन एशिया राइट नाउ, थोड़ी सी भी आप गलती करेंगे ना, दूसरी टीम आपको कच्चा चबा जाएगी, और वही हुआ बेचारे के साथ। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि 4-0 से कम रहे, लेकिन आखिर में आखिरी उन 10-15 मिनट के अंदर आई थिंक थकावट आ गई थी, फटीग आ गया था, ऊपर से जॉर्डन की टीम थोड़े ज्यादा जोशो वलवले में आ गई थी, क्या जितने गोल गाड़ सकते हो गाड़ो, एक 5 हुए, 6 हुए, 7 हो गए, 8-9 भी हो सकते थे। कुछ चांसेस मिस हो गए, कुछ चांसेस यूसुफ भट्ट ने भी तरफ से सेव कर लिए, बट यू नो अब मुझे इसके बारे में और मैं कुछ कह नहीं सकता कि भाई जो हुआ सो हुआ। अब जून के अंदर जो मैच होंगे अब उसी पे तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की क्या तासुरात थे उन मैच के बारे में? एग्जैक्टली अगर मैच की बात करें तो एक तो जॉर्डन का क्राउड भी था वहाँ पे, मेन बात क्राउन प्रिंस ऑफ जॉर्डन वाज आल्सो देयर। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फुटबॉल को इम्पोर्टेंस दी जा रही थी उस मुल्क में। और बिग बूस्ट, अब आप पाकिस्तान जाके होम ग्राउंड में 3-0 जीत के आओ, लेकिन वो एशिया कप फाइनलिस्ट होने के बावजूद, तो एट द एंड माइंड में ये रहता है कि हम कम मार्जिन से जीत के आए हैं। तो आई गेस इट वाज एक्सपेक्टेड कि जॉर्डन ने आके हम पे ऊपर से आना था, लेकिन मेन बात जैसे मैंने स्टार्ट में की, एक तो हमें सस्पेंशन की वजह से उस अब्दुल्ला इकबाल का सेटबैक हुआ, फिर उसके बावजूद सद्दाम जो कि लेफ्ट सेंटर बैक थे, लेफ्ट बैक में खेले, वो भी इशू आता है। लेकिन अगर हम इशू पे लेके आए तो सद्दाम ने लाइक सब प्लेयर ऑफ द मैच था उस कल का, आई गेस बोथ अवे एंड होम मैचेस का, फॉर मी ही इज़ द प्लेयर ऑफ द मैच। लेकिन ओवरऑल ये एक्सपेक्टेड है। हम अगर देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारी टीम डायस्पोरा प्लेयर्स, सो कॉल्ड डायस्पोरा, जो इंटरनेशनल हमारे प्लेयर्स हैं, कि उनके होते हुए भी हार जाती है, तो उनके लिए ये है कि ऐसे रिजल्ट्स आगे भी आएंगे।
मोस्ट प्रोबेबली जून में भी ऐसा रिजल्ट आएगा, क्योंकि सबसे पहले हम 10 दिन पहले इकट्ठे होते हैं, उनमें से 10 दिन भी नहीं खेलते, उनमें से 3-4 दिन ट्रैवलिंग में चले जाते हैं। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन उन सबको जेल करे और फिर एंड पे कुछ प्लेयर्स को इंजरी हो जाए, कुछ प्लेयर्स का पासपोर्ट इशू हो जाए। तो आई गेस दिस रिजल्ट वाज एक्सपेक्टेड ऑन द कार्ड्स, लेकिन हमने थोड़ी उम्मीदें कम की हुई थी। तो मैं उसामा भाई से पूछूंगा उनके क्या तासुरात। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना कॉन्टेक्स्ट को आई थिंक जो रिसेंट कॉन्टेक्स्ट है उसको थोड़ा माइंड में रखना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि आप देखें जब नवंबर 21 2023 को जब ताजिकिस्तान वाली गेम हुई थी और हम लोग 6-1 हार गए थे, उसके बाद जो जॉर्डन वाली गेम जब अनाउंस हुई और फिर पता चला कि वो जिन्ना स्टेडियम को रमज़ान में वीकडे में दोपहर 2 बजे स्टार्ट होगी, तो तब उस टाइम आई थिंक फैंस की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं थी। 6-1 हम लोग ताजिकिस्तान से हार के आ रहे थे, और उसके बाद फिर जो हालात बने, मोहम्मद फजल की इंजरी अपडेट आ गई, फिर आदिल नबी, एतजाज़ हुसैन, उनके भी न्यूज़ आई कि वो भी नहीं स्क्वाड का पार्ट होंगे। तो उसके बाद फैंस ने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर जब मैच स्टार्ट हुआ तो हमने अर्ली कंसीड कर लिए 2 गोल्स, और उस टाइम भी उसामा आप एकदम से अचानक म्यूट हो गए हो। अब आवाज़ आ रही है आपको? अब आ रही है। अच्छा, तो फैंस की एक्सपेक्टेशन जो थी वो उस लिहाज से काफ़ी कम थी, और फैंस को यही फील हो रहा था कि 6-0 7-0 हम लोग हार जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने अर्ली कंसीड जो है 2 गोल जिन्ना स्टेडियम में कर लिए थे। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान टीम ने कमबैक किया और जिस तरह हम लोग सेकंड हाफ में खेले हैं, जिस तरह हमने चांसेस क्रिएट किए हैं, उसके बाद हमने 3-0 उनको रोकने में हम लोग किसी हद तक कामयाब हो गए थे। चाहे उनकी थोड़ी-सी उनकी भी वहाँ पे कह सकते हैं कि लैक ऑफ विल पावर हम लोग कह सकते हैं फाइनल थर्ड में सेकंड हाफ में थी, या हमारी भी थोड़ी बेहतर डिफेंस थी। जो बट हैं उनके कुछ बहुत अच्छे सेव्स थे। तो उसकी बेस पे आई थिंक जब हम लोग जॉर्डन जा रहे थे, तो फैंस की थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बढ़ गई थी कि चलो अब हमने यहाँ पे इनको 3-0 रोक लिया है, तो मे बी अब जो है हम लोग इनको 4-0 5-0 पे रोकने में कामयाब हो जाएँगे जॉर्डन में। लेकिन अगर हम लोग जॉर्डन की बात करें तो उन्होंने जिस तरह एक 17,000 प्लस की कैपेसिटी का स्टेडियम था, उनका पहला मैच था एएफसी एशियन कप फाइनल के बाद होम पे, और फैंस जिस तरह उनको वहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे, और अब्दुल्ला इकबाल का एक एडेड फैक्टर हो गया। फिर जैसे अली भाई ने सुहेल का और अदील यूनस का तस्करा किया है कि कैसे वो नहीं ज्वाइन कर पाए थे स्क्वाड को, तो वो तमाम फैक्टर्स को ऐड किया जाए तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक पाकिस्तान टीम को मिला है। क्योंकि जो हालात पाकिस्तान फुटबॉल के रहे हैं, उसमें आप सिर्फ इतना आगे ही जा सकते हैं बगैर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के, बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के। इससे ज़्यादा आप मजीद आगे नहीं जा सकते एक ऐसी टीम के, एक ऐसी कंट्री के अगेंस्ट जो कि एक हाई लेवल का टूर्नामेंट खेल के आ रही है, उसके फाइनल में पहुंची है, एक उनका बहुत स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है। तो आई डोंट थिंक कि ये एक बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस के लिए होना चाहिए। लेकिन जो रिसेंट फैंस हैं, जो जिन्होंने थोड़ा लेट फॉलो करना स्टार्ट किया है, उनके लिए वो थोड़ा मायूस इसलिए हो गए हैं क्योंकि जो उनको रिसेंट रिजल्ट देखने को मिला है, उसके बाद से उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ गई थी। लेकिन ओवरऑल आई थिंक एक जस्टिफाइड जो रिजल्ट है वो है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें आई थिंक सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं है। और एक पॉइंट मैं भी थोड़ा सा ऐड करूंगा ना कि फर्स्ट हाफ के अंदर फरीदुल्लाह जो आपका स्ट्राइकर था, उस बेचारे को आई थिंक 36 मिनट के अंदर ही वाज टेकन ऑफ बिकॉज वो एक बॉल को चेस करते वक्त आई थिंक वो थोड़े से, जो उनका डिफेंडर था जॉर्डन का, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, उनसे वो थोड़ा सा ना, वो टिपिकल जो एक होता है ना क्लैश ऑफ बॉडीज जो होती है आपस में, वो थोड़ा ऑकवर्ड गिरे और उनकी जो कॉलर बोन थी वो टूट गई। तो एक बड़ी सीरियस इंजरी थी, तो ही हैड टू बी टेकन ऑफ। और जो आपका जो मेन अप फ्रंट जो होल्ड अप प्ले का जो मेन प्लेयर था फरीदुल्ला, बिकॉज उनका बॉल कंट्रोल, उनका जो डिफेंडर्स को तंग करने का है ना, कि वो बॉल को शील्डिंग जो साथ में करते हैं, वो जो प्लेयर था वो ही हैड टू बी टेकन ऑफ बिकॉज ऑफ इंजरी। ये बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी हम भी बड़े अफसोस हुआ। अब ये इतला मिली है कि उनको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, और इम्कान ये है कि पीएफएफ उनकी उस मेडिकल कॉस्ट को सही तरीके से कवर कर सकता है। तो आई होप, मेरी दुआ है फरीदुल्लाह के साथ कि वो जल्द से जल्द इस मुश्किल वक्त में वो जल्द से जल्द सेहतियाब हों, और आई होप जितना जल्दी वो रिकवर होकर वापस पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं,
बहुत अच्छा होगा, बिकॉज उस तरह का प्लेयर अभी पाकिस्तान के स्क्वाड में नहीं है। और साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहूंगा कि बेशक हमारे पास डायस्पोरा प्लेयर्स हैं, लेकिन हमारे पास उन क्रिटिकल सेक्शंस में वो प्लेयर नहीं है जिसकी वजह से ना आपकी टीम बैलेंस में रहे। क्योंकि अगर एक भी प्लेयर अगर बिलफर्ज आउट हो गया, अब्दुल्ला इकबाल, आपके पास वो रिकवरी में कोई और प्लेयर मौजूद नहीं है इस वक्त। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इस बात पे तनकीद की कि चूंकि हम कई अरसे से डोमेस्टिक लीग नहीं हुई या कोई ऑर्गेनाइज्ड फुटबॉल ऑफिशियल सतह पे नहीं हो रही, उसकी वजह से जो पूल है ना डोमेस्टिक प्लेयर्स का, वो छोटा ही है अभी तक। बहुत सारे कहते हैं कि भाई फलां प्लेयर फलां क्लब का या डिपार्टमेंट का हकदार है खेलने का, फलां प्लेयर फलां टीम का प्लेयर जो है वो हकदार है खेलने का। स्टीवन ने कहा कि भाई कोई टूर्नामेंट तो हो ना कम से कम मैं प्रॉपर देख सकूं कि इसकी कोई अहमियत भी है, और मैं देखूं कि भाई वो कितना तैयार है वगैरह था। और ऊपर से वो स्टैंडर्ड जो पाकिस्तानी डोमेस्टिक फुटबॉल का इस वक्त है, वो भी कहे कि यार देखो मैं इसको रख लूं, लेकिन अगर इसको मैं खिलाऊं और वो उस चीज को हैंडल ना कर सके फिर क्या होगा। तो बहुत कुछ पेचीदगियां हैं इसके अंदर। और एक टीम जिसकी रैंकिंग 195 दुनिया में, और एक टीम जिसका रैंकिंग 70 वगैरह है बिकॉज ऑफ हाउ दे परफॉर्म, मुश्किल का सामना तो करना पड़ेगा। तो अभी तक ये हमारी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड नहीं है। एक भी कोई इंजरी हो जाए, एक भी कोई सस्पेंशन हो जाए, या एक भी बिकॉज ऑफ डिफरेंट चीजों की वजह से, ऑफ द पिच इश्यूज की वजह से अनअवेलेबल हो जाए, आपकी टीम उसी वक्त कमजोर हो जाती है। और उसकी वजह से वो टीम जिस तरीके से हम तो करते हैं ना कि यार कम से कम थोड़ा फाइट दिखाए, थोड़ा सा क्वालिटी दिखाए, थोड़ा सा आप डिफरेंट ऑपोजिशन को लेके जाएं, वो आप नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ इस बात में कंक्लूड करूंगा कि आपका मुकाबला जिन टीमों से हो रहा है ना, आप जितने मर्जी प्लेयर ले हैं, उन्होंने आपको कच्चा चबा जाना है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस स्कोर लाइन को कितना कम कर सकते हो। ये 4-0 हो सकता था अगर अब्दुल्ला इकबाल होता, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर बात अच्छी हो जाती, अगर वी वर स्टिल प्लेइंग। ये शायद 4-1 होता अगर जो हमें चांस दो मिले थे स्कोर करने के। एक फर्स्ट हाफ में था, एक सेकंड हाफ के शुरू में हुआ। दोनों आई थिंक फर्स्ट हाफ में ही हुए थे। एक हारून हामिद की जो शॉट थी, और एक जो इक्वलाइजर हो सकता था, और जो इमरान कियानी को जो क्लीन थ्रू ऑन गोल हुआ, उनका जो फर्स्ट टच थोड़ा हैवी था, तो गोलकीपर ने गैदर कर लिया, और उसी के काउंटर पे जॉर्डन ने पेनल्टी उनको मिल गई, जिसको याजान अल नेमत ने फिर स्कोर कर दिया था। अगर वो चांस कम से कम हिट द टारगेट कर जाता, वो जो हाफ चांस थे, या गोल हो जाता, फिर एक ये भी खदशा था कि शायद जॉर्डन प्रेशर में आती, या जॉर्डन और गुस्से में आके हम पे और दबाव डालती कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम तुम्हारे खिलाफ और गोल स्कोर करेंगे। फिर वो एक इंटेंसिटी आती फर्स्ट हाफ के एंड में, सेकंड हाफ के शुरू के अंदर। तो जब आपका एक भी कोई मेन स्टार्टिंग 11 का प्लेयर मिस हो जाता है ना, इंजरी की वजह से, सस्पेंशन की वजह से, या लैक ऑफ अवेलेबिलिटी की वजह से, बिलफर्ज आलमगीर गाजी को येलो कार्ड मिला, ही विल मिस द सऊदी गेम। आपकी मिडफील्ड का एक प्लेयर जो था वो साइड पे हो गया, बाकी जो आपके पास जो मिडफील्डर हैं वो ना होने के बराबर हैं, या जो कम से कम जो मिडफील्डर आपके पास मौजूद हैं, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ क्वालिटी जो कि आलमगीर गाजी थ्रू पासिंग या डिस्ट्रीब्यूशन ला सकता है। तो अगर कोई एक ही प्लेयर मिस हो गया, आपकी टीम इम्बैलेंस हो जाती है, और इसी चीज का दूसरे ने फायदा उठाना है। हालांकि अगर आपकी टीम फुल स्ट्रेंथ भी हो, हारना इम्कान है आपका, लेकिन आप कितने कम स्कोर से हारते हैं, कितनी फाइट आप दिखा सकते हैं, वो फिर जाता है प्लेयर्स पे जो ऑन द पिच होते हैं। तो ये इट्स फुटबॉल ही होता है इसके अंदर साथ साथ में। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बात की। और हमें ये लाइक इस मैच में नहीं हुआ, इससे पिछले मैच में भी, जैसे शायक दोस्त और राव उमर हयात जब उन पे सस्पेंशन आई थी, हमें ये सेम इशू तब भी फेस करने को मिला था। अच्छा अली भाई, एक मेरा सवाल है, वो मैं पूछना चाहूँगा कि हमें सबको पता आलमगीर एंड राहिस आर ग्रेट डबल पावर्ड duo, but they were being outnumbered and isolated continuously during both legs. Jordan Shapes did not allow them any breathing space to bubble type. जैसे अगर हम it seems to amplify for Pakistan, तो how do you think it can improve? देखें, ये जाता है आपकी फॉर्मेशन पे कि आपके पास स्टीवन कॉन्स्टेंटाइन जो है वो लो ब्लॉक्स पे फोकस वो करते हैं 4-4-2 के लिहाज से। तो टू स्ट्राइकर्स, टू सेंटर फॉरवर्ड्स हो गए आपके, आपकी 4 मिडफील्डर्स हो गए, 4 आपके डिफेंडर्स हो गए, ताकि ना आपने दूसरी टीम को स्पेस नहीं देनी। मसला ये होता है कि जब आपकी विंगर्स, मैं हालांकि आई एम नॉट अ टैक्टिक्स का है, टैक्टिक्स पे ज्यादा मैंने कभी ज्यादा फोकस नहीं किया, या मुझे जो पोजीशंस पे जो होता है, जो इंटरचेंज वगैरह में आता है, वो उससे आप इस्माइल फारूक से या बाकियों से आप बात कर सकते हैं, शाहरुख सोहेल से या वेंगरुल्ला साहब से, वो आपको टैक्टिक्स ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं जरूर कह सकता हूँ कि आप आउट नंबर्ड होते हैं।
क्योंकि आपके वाइड प्लेयर्स बाहर होते हैं। जॉर्डन के मिडफील्ड में 3 प्लेयर थे, बिकॉज मूसा तामरी तो अप फ्रंट था, यजान अल नेमत ड्रॉप बैक करता था बॉल विन करने के लिए, तो 3 वर्सेस 2 हो जाते थे फिर मुकाबला। और जो 2 आपके पास हैं उनकी भी क्वालिटी एक हद तक है, उनकी भी क्वालिटी एक हद तक है। तो अगर एक और बंदा होता, जैसे अगर बिलफर्स आपका एक फरीदुल्लाह का एज ए फॉल्स 9 खेलते हैं, कम से कम ज्यादा ड्रॉप बैक करता, या अदील यूनुस को अप फ्रंट रखते, फरीदुल्लाह पीछे आके कम से कम थोड़ी वो हेल्प करता जब बॉल रिटेंशन के अंदर या कुछ, ताकि कम से कम प्रेशर रहता, तो देन इट बिकम्स 3 वर्सेस 3। तो फिर आपके फॉरवर्ड्स पे आता क्या कर सकते हैं। इमरान कियानी probably is either good as a center forward up top या as a wide forward on down the left के लिहाज से। डिफेंडिंग ठीक है, पेस है उस बंदे के पास, बट उसकी भी क्वालिटीज में एक हद तक एक लिमिट ही है। तो फरीदुल्लाह की मिसिंग होने की वजह से ना फर्स्ट हाफ के एंड में, सेकंड हाफ की जो परफॉर्मेंस थी, बिकॉज आपको वलीद खान को लाना पड़ा सेकंड हाफ में, फिर उनको इंजरी कंसर्न हुई सेकंड हाफ के आई थिंक 60th मिनट या 61st मिनट को, फिर उसकी वजह अली उजैर को आना पड़ा। अली उजैर इज ए डिफेंसिव मिडफील्डर, बट ही वाज प्लेइंग अप फ्रंट, तो वो बेचारा बस इधर उधर भाग ही रहा था बेचारा, बट उससे कुछ हुआ नहीं। तो वही बात है ना, जो क्वालिटी आपकी सपोर्ट में होनी चाहिए थी ना, कि जो कम से कम कोई बंदा को ड्रॉप बैक करके आपकी 3 वर्सेस 3 बैलेंस आ सके, वो आपके पास नहीं था। तो जॉर्डन ने इसका फायदा उठाया। जॉर्डन ने सिर्फ थोड़ा सा प्रेस करना था आपको, थोड़ा सा प्रेस करना था आपको, और आपकी जो स्पेसेस थी वो तितर बितर जानी थी। एक मैं टैक्टिक्स के लिहाज से मैं ये जरूर कहूंगा कि जब आप 4-0 डाउन थे, आपको चाहिए था कि यार उस लो ब्लॉक को मेंटेन रखो, कोई आगे जाने की जरूरत नहीं है। जैसी बॉल आए क्लियर करो, हूफ इट अप फील्ड। शायद कोई अगर कोई जिसके पास पेस हो, अब्दुल समद अरशद हो या हारून हामिद हो, हारून हामिद वाज प्रॉब्ली आवर बेस्ट प्लेयर अटैकिंग वाइज इस मैच के अंदर एटलीस्ट। पहले लेग में बिकॉज उनकी वो फुली फिट नहीं थे, तो लग रहा था कि शायद कुछ ना कुछ मसला हो सकता है। इस मैच में ही वाज आवर बेस्ट प्लेयर अटैकिंग वाइज। मोहम्मद सद्दाम ने बहुत अच्छा खेला, मच बेटर बियॉन्ड हिज एज। अल्लाह उसको और कामयाब कर, उसको अगर मौका मिल सकता है बाहर जाने का, जो उसने सेकंड हाफ में जो क्लियरेंस की थी एक्रोबैटिक, जो बॉल अंदर जा रही थी, क्या लाजवाब क्लियर थी। लेकिन उसके 5 सेकंड बाद जॉर्डन ने पांचवा गोल भी स्कोर कर दिया साथ साथ में। तो काश हमारी क्लियरेंस अच्छी होती, काश हमारे लड़के जो दो आपके जो नौजवान थे, हसीब खान, सद्दाम, ईसा भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, राव उमर हयात भी, आई विश कि वो जब भी उनको अगर पता होता ना कि भाई थोड़ा प्रेशर बढ़ा है, जैसी बॉल मिले सीधा ऊपर फेंको, बाहर फेंको, ताकि कम से कम पुट द बॉल आउट ऑफ टच रहे, कम से कम ना हाफ वे लाइन तक जाए, कोई और उसको पिक करे, ताकि कम से कम यू रिलीविंग द प्रेशर फॉर योरसेल्फ। वो हम नहीं कर सके। लैक ऑफ एक्सपीरियंस कहें, लैक ऑफ फोकस कहें, थकावट कहें, फटीक कहें, बिकॉज जिस इंटेंसिटी पे वो खेल रहे थे उस इंटेंसिटी को मैंडल नहीं कर रहे थे, तो उस पर आप कह सकते हैं। तो टैक्टिक्स के लिहाज से आई थिंक जब भी हमने थोड़ा पुश फॉरवर्ड करने की कोशिश की ना, बहुत सारे गैप्स हमने अपने विंग्स पे छोड़ दिए, जिसको फिर वो कट बैक करने में उनके लिए बड़ा आसानी हो। इसकी वजह से बहुत सारा प्रेशर पड़ा, और कुछ सेंटर में भी हमारी जो पोजिशनिंग थी, दिस वाज प्रोबेबली रईस नबीज एंड आलमगीर गाजीज, आई गेस देयर वर्स्ट गेम सो फार इन पाकिस्तान। उससे पहले उन्होंने बाकी मैचेस में जो किया सो किया, ये वाला मैच में आई थिंक वो भी थोड़े मायूस होंगे इस कारकर्दगी में भी साथ साथ में। बिल्कुल ऐसे ही है। उसामा भाई, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? जी, इसके अंदर मैं यही ऐड ऑन करूँगा कि जो हमने पिछली गेम जॉर्डन वाली खेली थी, उसमें हमने जब सेकंड हाफ के अंदर एक बेहतर कारकर्दगी शो करने की कोशिश की, और अटैकिंग इम्पैक्ट भी थोड़ा-सा था। तो मुझे फ़ील हो रहा था कि जब ये गेम कल वाली स्टार्ट हुई थी, तो उसमें एक सिमिलर इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। और इवन फर्स्ट 15 मिनट्स तक, 14-15 मिनट्स तक हमने गोल कंसीडर नहीं किया था। तो मुझे थोड़ी-सी वही अप्रोच लग रही थी। हारून हामिद की अगर मैं बात करूँ, तो मैं एग्री करूँगा अली भाई से। अटैकिंग वाइज़ ही वाज़ आवर बेस्ट प्लेयर, और उन्होंने जिस तरीके से 2-3 पॉइंट्स पे पहले हाफ में ड्रिबलिंग की थी, और जिस तरह वो चांसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा कमेंडेबल चीज़ थी। और एग्जैक्टली जो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने उनको कहा हुआ था कि आपने इस रोल में खेलना है, कि वो ट्रैक बैक भी कर रहे थे और अटैकिंग वाइज भी बेहतर वो जा रहे थे। तो यही एग्जैक्टली उन्होंने किया। और आई थिंक एज फार एज वो फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस इज कंसर्न, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उनसे खुश होंगे। लेकिन जो पहला गोल मुसाल तमारी ने, जब उन्होंने काउंटर अटैक किया जॉर्डन ने, और
बिल्कुल एक बहुत सिंपल सा वो इजी गोल उनको मिल गया था। आई थिंक थोड़ा सा यूसुफ बट भी, मैं ये तो नहीं कह रहा कि उनकी गलती है उस पर, लेकिन आई थिंक कि जब उस पोजीशन में वो मूसा अल्तमारी आ गए थे तो उसके बाद आई थिंक उनको फौरन से चार्ज कर देना चाहिए था, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप वहाँ पे उनको स्पेस देंगे तो ज़ाहिर है वो गोल तो उसमें कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो यूसुफ बट अगर वहाँ पे थोड़ा सा चार्ज करते तो मे बी थोड़ा सा इशू उनके लिए हो सकता था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ गोल। लेकिन उसके बाद जो सेकंड हाफ में सेकंड गोल पड़ा है हमें, वो पेनल्टी से पड़ा है। और वो पेनल्टी अगर आप जाके देखें तो मुझे तो वो पेनल्टी बिल्कुल नहीं लगती थी कि वो पेनल्टी थी। और ऑफ कोर्स वहाँ पे एक इतना गलत डिसीजन रेफरी का, जिसकी बेस पे हमें सेकंड गोल वहाँ पे कंसीडर करना पड़ गया। तो आई थिंक वो भी एक थोड़ा सा मोराल गिराने वाला एक इम्पैक्ट वहाँ पे हो गया था। और लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर हमने सेकंड हाफ 2-0 हमने ख़त्म वहाँ पे कर दिया था। लेकिन फर्स्ट हाफ हमने ख़त्म कर दिया था। जब हम सेकंड हाफ में आए तो जॉर्डन चूंकि 4-3-3 खेल रही थी, और हमारे जो 4-4-2 में जो सेकंड फोर है, जो मिड का फोर है, उसमें जो हमारे विंगर्स थे जिसमें अब्दुल समद अरशद थे और हारून हामिद थे, चूंकि वो ट्रैक बैक कर रहे थे, तो हमारे सिर्फ दो जो मिडफील्डर्स जो पिवट में राइस नबी और आलमगीर गाजी थे, वो अकेले रह गए थे उन 3 प्लेयर्स के साथ जो उनके मिड में थे। और जैसे कि अली भाई ने भी बताया कि उनका भी सेंटर फॉरवर्ड जो थे यजदान अल निमत जो हैं वो भी ट्रैक बैक कर रहे थे, वो थोड़ा डीप आ रहे थे गेम को चलाने के लिए। तो इट वाज बेसिकली 4 अगेंस्ट 2। और उसकी बेस पर जब न्यूमेरिकल एडवांटेज उनको मिल गया तो उन्होंने फिर हमारे डिफेंस को ऑल ओवर द प्लेस बिल्कुल बिखरा दिया, और हम लोग वहाँ से बिल्कुल भी आगे गेम को लेके चल नहीं सके। और इन द एंड फिर हमें 7-0 जो है ना वो बर्दाश्त करना पड़ा। एग्जैक्टली अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट है जो मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ और उस पर मैं आप दोनों के ओपिनियंस भी लूँगा कि अगर हम इन 2 मैच से पहले अगर हम बात करें तो बहुत सी बातें चल रही थी कि पाकिस्तान का जो लेफ्ट हैंड डिफेंस है वो बहुत वीक है, बहुत वीक था अगेंस्ट ताजिकिस्तान। एब्सोल्युटली बूमबर्ड अस फ्रॉम देयर। तो ऑन टॉप ऑफ दैट फजल की इंजरी आ गई जिसने भी हमारी मदद बिल्कुल नहीं की। बट देन सद्दाम स्टेप अड, ही टुक कंट्रोल ऑफ लेफ्ट साइड वेरी क्विकली आफ्टर 2 goals were scored in the first game. Then pretty much kept मूसा क्वाइट, मतलब फॉर द रेस्ट ऑफ द गेम्स मूसा की हमें फिर ज़रूरत नहीं पड़ी। नाउ कमिंग टू द वे, like Jordan again tried to penetrate through the left flank about Abdul Samad and Saddam were switched on. So when Saddam and Abdul Samad were switched on from the word go, now this is where Jordan adapted. They become more direct and vertical in their runs. तो फिर उन्होंने अटैक शुरू किया एंड द सेंटर पिच के सेंटर से तो we would seen countless ball being delivered over Hasib, and Hasib didn't know how to handle it. His pace was below par, and had it Yusuf not played a better sweeper keeper role, then Scotland could have been more worse. तो इस पे आपके क्या था? मैं काफी हद तक देखें, जैसे मैंने कहा टैक्टिक्स मेरा स्ट्रांग पॉइंट नहीं है, बट आई डू काइंड ऑफ अग्री विद जिसमें कहा था, बिकॉज जॉर्डन समझ गया था ना कि भाई जो मेन वीकनेस है आपकी सेंटर थ्रू द सेंटर के अंदर, उसको जितना आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं करें, ताकि बिकॉज जब भी थोड़ी सी भी कोई प्लेयर कोई आउट ऑफ पोजीशन हो जाता है, देयर इज नो वन देयर टू कवर फॉर हिम, और अगर कोई कवर करने भी आता है तो वो और गैप छोड़ता है। उसी का उन्होंने फायदा उठाया। थोड़ा सा बस वही बात है ना कि चूंकि फर्स्ट लेग जिन्ना स्टेडियम में हुई थी इन द मिडल ऑफ द डे, दोनों टीमों के ज्यादातर प्लेयर्स ने रोजे रखे हुए थे रमजान के, तो उस बेसिस पे जॉर्डन ने भी ज्यादा प्रेस हमें आफ्टर द इनिशियल मिनट ज्यादा नहीं किया। तो उस बेसिस पे पाकिस्तान को भी थोड़ा मौका मिल गया, थोड़ा बहुत ना प्रेशर जब रिलीज हो तो वो भी थोड़ा आ सके, उस बेसिस पे था। शायद दैट गेव अस अ बिट ऑफ अ फॉल्स डॉन कि शायद हम थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन जब वही बात है ना कि जॉर्डन को जो गोल पड़े हैं ना अब तक, जो जिन गोल हमें स्कोर किए थे इस सेकंड लेग में, दे कुड हैव बीन अवॉइडेबल, दे वर अवॉइडेबल टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अब स्वीपर कीपर का था ना कि जिस तरह बिल्कुल जो पहला जो गोल जो काउंटर अटैक पे मूसा तामरी स्कोर करता है, अगर यूसुफ जल्दी भी आता ना ऑफ द लाइन पे, तो तामरी के पास इतनी पेस थी, ही वुड हैव गॉन अराउंड एंड स्लॉटेड होम। फिर लोग कहते क्या, ये आगे क्यों आया, यूसुफ जल्दी क्यों आ गया, या वो उसी वक्त वो आगे नहीं, आता तो वो मेरा शायद। कहने का मतलब था कि अगर यूसुफ इतना अच्छा ना खेलता तो इट कैन बी मोर वर्स, आवर स्कोर लाइन कैन बी हाँ मोर वर्स। हाँ बिल्कुल, इट वुड हैव बीन प्रॉब्ली मच वर्स। और ऊपर से सिवाय 2-3 सेव्स के विच यूसुफ डिड वेरी वेल, बाकी जो शॉट्स थे दे वर नॉट
इजीली सेवेबल, वो यूसुफ से काफी दूर थे। मतलब अब ये दाद दें आप जॉर्डन की फिनिशिंग को कि जो उन्होंने गोल स्कोर किए थे, दे वर एक्चुअली वेरी वेल टेकन, दे वर एक्चुअली वेरी वेल टेकन शॉट्स। तो होता ना कि जैसे यूसुफ डाइव कर रहा है कि नजदीक से गया है कह रहा था, नो दे वर एक्चुअली वेरी वेल टेकन गोल्स। फर्क सिर्फ इतना था कि चूंकि हमने उनको वो मौका फराम कर दिया कि वो उन्हें जो क्रिएशन करनी थी, जो मार्किंग हमारी सही नहीं थी, या जो पोजिशनिंग हमारी डिफेंस की सही नहीं थी, या फुल बैक्स की सही नहीं थी, या आपकी मिडफील्ड की सही नहीं थी, वो हम नहीं कर सके। बाय द टाइम मूसा अल तामरी अपना हैट्रिक कंप्लीट करता है थ्रू आई थिंक अ फ्री किक, आई थिंक वैसे ही टीम ने कहा कि यार बस ठीक है यार, अगर सेव कर सकते हो ठीक है, नहीं हुआ तो यार क्या करें बस, तो इस लिहाज से था। बट या आई थिंक जो मैच के बाद के लिहाज से आई थिंक द टर्निंग पॉइंट वाज, एक तो पेनल्टी पे तो मैं जरूर कहूंगा कि यार पेनल्टी वो पेनल्टी नहीं थी, दैट वाजंट अ पेनल्टी, बल्कि वो जो मूसा ने जो फ्री किक भी स्कोर की थी ना, मुझे भी शक पड़ता है कि दैट प्रॉब्ली वाजंट इवन अ फाउल, वो फाउल नहीं था। और चूंकि अरब टीम्स पे एक एक नेगेटिव परसेप्शन जाया जाता है, और अगर आप अरब फुटबॉल को थोड़ा गौर से वो देखें तो ये काफी हद तक सच भी साबित होता है कि वो बहुत जल्दी ना वो गिर जाते हैं फाउल लेने के लिए, और ये एक नॉर्मल, ये एक आम चीज है, और ये एशियन फुटबॉल में आपको मर्तबा करना पड़ता है। दे नो हाउ टू, कहते हैं ना गेम्समैनशिप उनको करनी आती है, कि दे नो हाउ टू प्ले द रेफरी। ठीक है, इट्स नॉट एग्जैक्टली फेयर टू डू दीज थिंग्स, आप करें तो आप कहेंगे यार क्या बात है, समझदारी के लड़के ने, दूसरा करे तो आप उसको गालियां दोगे। तो ये एक सही है कि हकीकत है। तो टू दैट पेनल्टी जिसपे यजान अल नेमत ने बाउंसी बॉल करके स्कोर करवा दी थी, वो भी तुक्के से, अगर वो बॉल बाउंस ना करती, यूसुफ बट ने, वो यूसुफ बट सेव कर रहा था पेनल्टी, दैट वाज यूसुफ बट वो सेव कर रहा था, बस वो जैसी बॉल गई एकदम से ऐसा बाउंस उसके हाथ के ऊपर से चली गई, मतलब ठप्पा खा के, जैसे ना किसी बंदे ने कोई क्या कहते हैं ना, कोई ऑफ ब्रेक फेंकी हो, ठप्पा खा के वो उसके ऊपर हाथ से ऊपर चली गई, विच वाज सैड, होता है कभी कभार। स्कोर कम हो सकता था कम, सिलेक्शंस के लिहाज से या थोड़ी बहुत, बट वही बात है ना, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। और एक इस बात में मैं भी ये कम से कम बात कंक्लूड करूंगा, हमें सबसे मुश्किल तरीन क्वालिफिकेशन ग्रुप मिला गया है, सबसे कमजोर तरीन टीम अगेंस्ट इन अ ग्रुप जिसमें सबसे ताकतवर टीमें मौजूद हैं। टू ऑफ देम रीच द एशियन कप क्वार्टर फाइनल स्टेज, एक फाइनल तक पहुंची उन दोनों में से, ताजिकिस्तान और जॉर्डन में से। सऊदी अरब जायंट्स ऑफ एशियन फुटबॉल, ये तो ऐसे हुआ कि किसी किसी अगर 3 साल के बच्चे ने थोड़ा तैरना वैरना सीखा है ना फ्लोटर्स के साथ, आपने उसको उठा के कहते कि बेटा तेरे फ्लोटर था, तू जरा जाके 10 फुट के तालाब में जा, तू कूद करके जरा हमें तैर के दिखा, बेचारे ने डूब जाना है, और फिर आपको लाइफ गार्ड भेज भेज के उसको निकालना पड़ेगा कि भाई बेटा ठीक हो, कुछ नहीं हुआ, आई एम सॉरी बेटा, हम समझाएगा तुम तो बड़े अच्छे स्विमर हो गए, सारा बेसिकली यही हुआ। चूंकि हमारी इस टीम ने अभी तक वो प्रॉपर स्टेबल स्टार्टिंग 11 इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला स्टीवन के अंदर, इंजरी, सस्पेंशन, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, ऑफ द पिच इश्यूज की वजह से, जो उस पर आप कहना चाहते हैं, गलती है नहीं है गलती, उस पर मैं नहीं जा रहा। आपकी अब तक वो टीम बनी ही नहीं कि आप कम से कम रिलाई कर सके वीक इन वीक आउट, जिस तरह आप इंटरनेशनल फुटबॉल खेलते हैं। दूसरी बात यह है कि आपका टीम मुकाबला ऐसी टीमों के साथ है जिन्होंने आपको वैसे ही फेंटा लगाना था। मुझे उम्मीद यह है कि जिसको हम कह रहे हैं ना बैप्टिज्म ऑफ फायर, जब ये जून के मैचेस खत्म होते हैं, हमें मुझे पक्का यकीन है कि हमने वो भी मैच हारने। आई जस्ट होप कम से कम आपकी सिलेक्शन उस वक्त इतनी बेहतर हो जाए, कम से कम यू कैन एटलीस्ट कंटेन दैट लॉस। जिन्ना स्टेडियम 6 जून को, और जो 11 जून में आपने ताजिकिस्तान दुशंबे में जाना है। आई जस्ट होप, मेरी दुआ ये है कि जब तक हम 6 जून के मैच खत्म होंगे ना, अगर जॉर्डन ने ताजिकिस्तान को हरा दिया, ताजिकिस्तान, जॉर्डन इज बेसिकली कंफर्म्ड इन द टॉप 2, बिकॉज इस वक्त जॉर्डन की जो टीम है, जो आप टेबल देखते हैं ना, अगर जॉर्डन 1 पॉइंट अहेड है सेकंड नंबर पे, बट देर 1 पॉइंट अहेड। इफ दे बीट ताजिकिस्तान ऑन द 6th of June, 2 पॉइंट्स अहेड या 1 पॉइंट अहेड। अच्छा, आई गेस 7 है आई गेस जॉर्डन के, और 5 है ताजिकिस्तान। हाँ यस यू करेक्ट, यस हाँ बिल्कुल। तो इफ जॉर्डन विन ऑन द 6th of June इन अमान, टॉप 2 कंफर्म हो गया, टॉप 2 कंफर्म हो गया। अगर वो मैच ड्रॉ होता है, या अगर जॉर्डन वो मैच जीत जाता है, नहीं सॉरी ताजिकिस्तान का मैच जीत जाता है, तो जो 11 जून को मैच होगा ना पाकिस्तान के खिलाफ, अगर ताजिकिस्तान को पता है कि यार अगर हम ये मैच जीत गए, वी आर थ्रू टू द सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, डायरेक्ट एशियन कप क्वालिफिकेशन भी मिल गई, उन्होंने हमें सही फेंटा लगाना है, सही फेंटा लगाना है इस बात का। आई जस्ट होप कि जॉर्डन, मतलब मैं मैथमेटिकली स्पीक कर रहा हूं,
कि अगर जॉर्डन हरा देती है ना ताजिकिस्तान को 6 जून को इन अमान में, तो कम से कम ताजिकिस्तान कहेगा यार चलो क्या करें, चलो यार ये कम से कम मैच है, डेड रबर फिक्सचर है, सेकंड टीम को खिलाते हैं, बस मैच मुकाओ, बस मैच मुकाओ। मे बी इफ यू गेट अ विन लाइक 1-0 2-0 वो भी ठीक है यार, चलो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। लेकिन अगर वो है ना कि यार मैच जीतना है हमने लाजमी, जिस तरह जॉर्डन को करना पड़ा 2 मैचेस में, इट्स गोइंग टू बी बैड फॉर अस। तो अब ये जाता है कि व्हाट हैपेंस इन जून इज एनीवन्स गेस। Yeah, but as a Pakistan government, we can stop them by holding a match at 2 p.m. नहीं in वो June. वो तो सऊदी के खिलाफ करेंगे ना। आपने सऊदी को आपने, यू डोंट वांट टू पिस ऑफ द सऊदीज नो डू यू? 6 जून को आपका वही सऊदी बात के है ना साथ कि मैच है। अगर सऊदी हार जाएगा तो then फिर भी आई गेस ताजिकिस्तान का ही चांस होगा ना। वेल हमने तो सऊदीया को नहीं हराना, इसमें तो आप ये लिख लें, आप ये तो आप लिख लें कि हमने सऊदीया को नहीं हराना, जो मर्जी हो जाए। सऊदीया की सेकंड टीम भी बड़े में आराम से हरा सकती है, एज लॉन्ग एज देर नॉट, उन पे भी प्रेशर अब आ गया है, बिकॉज दे वर ओनली एबल टू ड्रॉ अगेंस्ट ताजिकिस्तान इन दुशंबे, जो अभी कल जो मैच हुआ था 26 को। तो देयर, आई मीन दे स्टिल नीड लाइक एटलीस्ट व्हाट 1 पॉइंट और 2 पॉइंट्स टू कंफर्म टॉप 2 पोजीशंस। वो चाहें कि यार जीत जाए तो अच्छा होगा, मे बी दिल गो इजी ऑन अस, आई होप दे गो इजी ऑन अस। मेरी दुआ ये है कम से कम अगर 2-0 विन और 2-1 विन और 3-1 विन, यार ठीक है, विन इज अ विन, मुकाओ बस साथ में जैसा भी था। अगर वो जीत जाते ना दुशंबे में सऊदीज, फिर वो टॉप 4 उनकी कंफर्म हो जाती। फिर क्या कहते हैं, फिर देन द एडवांटेज वुड हैव बीन फर्मली इन जॉर्डन्स हैंड्स, कि यार हमने अगर ड्रॉ भी कर गए ना, या कम से कम अगर हमने इनको हरा दिया, जॉर्डन इज आउट, ताजिकिस्तान इज आउट। तो ये चीजें होती हैं मैथमेटिक्स में। मैंने कल इस्माइल फारूक की ऑन द माइक पॉडकास्ट में जो लाइव पोस्ट मैच लाइव हुआ था, उस पर मैंने एक फ्रेज अर्ज किया था, जो मैंने कॉपी कर रहा हूं वेंगरुल्ला साहब से, जिन्होंने हमारी स्पेस में डाला था। पाकिस्तान बेसिकली इस ग्रुप का किंग मेकर है, हम किंग मेकर हैं इस ग्रुप के, वो भी गरीब एडिशन। ये नहीं कि हम करें तो ये होगा, हमें जो कौन सी टीम कितना फेंटा लगाती है वो डिटरमिन करता है कि वो अगले राउंड में क्वालिफाई कर सकती है या नहीं कर सकती। मतलब ये हमारी नौबत आ गई है। तो आई गेस वी कैन ऑलवेज यार, खैर कोई बात नहीं, तजर्बा ही हासिल हुआ ना, मिट्टी पाओ। Exactly, and sorry to bring cricket into this, हमारा क्रिकेट में भी यही हाल है। हम क्रिकेट में भी किंग मेकर हैं, बाकी टीम्स हम पे डिपेंड करती हैं। और हाँ, वो so कुदरत I का guess ये it's ये हमारा पाकिस्तान की फुटबॉल किस्मत में। ये हमारा कुदरत का निजाम है। बेशक, कभी दिन कभी रात। अच्छा, मैं यहाँ पे हम इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करना चाह रहे थे, सो कॉल्ड डायस्पोरा प्लेयर्स के। आप क्या देखते हैं कि जून में किन डायस्पोरा प्लेयर्स को टीम में होना चाहिए? और क्योंकि अभी जो इशू चल रहा है आदिल एंड एतजाज़ का, एतजाज़ की तरफ से तो अभी तक कुछ नहीं आया, आदिल का ही है मेन इशू। सो व्हाट्स योर ओपिनियन के दीज प्लेयर्स शुड बी इन द टीम, लाइक मिकाइल अब्दुल्ला हो गए, या फजल पे भी रूमर्स आ रहे हैं कि इंजरी के बावजूद भी स्टेफन इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिम। सो इट्स जस्ट, आई विल कंसिडर इट अ रूमर, क्योंकि मेरी तरफ से मैंने जो चेक किया, इट्स नॉट अ कंफर्म्ड सोर्स। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, सो व्हाट विल बी योर 10 और 12 डायस्पोरा प्लेयर्स इन जून? देखें, फजल की बस इंजरी का कंसर्न था। हम हर कोई चाह रहा था कि वो खेले, क्वालिटी पे कोई उसकी बुंदा डाउट नहीं कर सकता। शायद क्योंकि वो अभी इंजरी से वापस होके आया था, तो मे बी हिज शार्पनेस वाजंट एज गुड एज इट शुड हैव बीन, बट आई डोंट थिंक कि स्टीवन ने उस पर कोई एतराज कोई उठाया है। बस अफसोस इस बात का था कि अगर वो थोड़ा फिट भी होता, अगर वो फिट होता ना मैच खेलने के लिए, आपको निस्बतन बेहतर एक अच्छी बैकफोर नजर आती। बट इवन दो प्रेशर फिर भी होता उसके अंदर। तो आई होप कि जब वापस जाता है ना फजल, जल्दी वो वापस रिकवर करे। जो नॉर्डिक यूनाइटेड का जो सीजन चल रहा है, जो भी स्टार्ट होने वाला है स्वीडन में, वो स्वीडन है तो रहते हुए डेनमार्क में, लेकिन वो कम से कम ना वो अपनी फिटनेस वापस ला सके नॉर्डिक लीगा में, अपनी जो नॉर्डिक यूनाइटेड के साथ खेलकर स्वीडन में, ताकि कम से कम जो फुटेज मिल सकता है ना उसका, फिर कि भाई ये हो रहा है या वो हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है,
उस लिहाज से देन स्टीवन कहे चलो यार ठीक है, ही इज बैक टू फिटनेस, ही इज बैक फुली मैच फिट, खेल भी रहा है, सब कुछ था, तो वी नीड हिम अगेन एनीवे। मकैल अब्दुल्ला का सुना है कि पासपोर्ट उसका प्रोसेसिंग में है, तो आई होप ब्यूरोक्रेसी जल्द उसका पासपोर्ट इशू कर दे, ताकि कम से कम ना आपके पास एक ऑफ द बेंच एक स्ट्राइकिंग ऑप्शन मौजूद हो। आई होप फरीदुल्ला तब तक फिट हो जाए, किसी तरीके से हो जाए तो बहुत अच्छा होता है, कि उसका बॉल होल्ड अप प्ले मिस हम बहुत करेंगे वरना उन दो मैचेस के अंदर, तो अल्लाह उसको जल्द से जल्द शिफा दे। बाकी आपकी डायस्पोरा प्लेयर्स तो वही होंगे जो आपके पास अभी करंटली हैं। इमरान कियानी अप फ्रंट या ऑन द वाइड साइड पे, सेंटर में रईस नबी आ गया। अब उनके साथ कौन पार्टनर करता है सेंटर मिडफील्ड में, वो एक अलग कहानी थी, बिकॉज आलमगीर तो नहीं खेलेगा उस मैच में सऊदीया वाले में, बिकॉज ही गॉट 2 येलो कार्ड्स। उसका पहला येलो कार्ड सऊदी के खिलाफ ही हुआ था, जो पहला मैच था राउंड 2 का, और उसका जो उनका दूसरा येलो कार्ड हुआ वो कल हुआ जॉर्डन के खिलाफ, तो इज आउट फॉर दैट सऊदी गेम, विच बड़े अफसोस की बात है। फिर उनकी जगह मिडफील्ड में कौन खिलाता है, रजब अली हजारा खेलेगा या अली गुजर खेलेगा, आई डोंट नो। बाकी फिर आपके डिफेंस में आते हैं ना आपके ईसा एंड अब्दुल्ला, एज लॉन्ग एज बोथ ऑफ देम आर फुली फिट। अब्दुल्ला उस मैच में अवेलेबल होगा बिकॉज उन्हें सस्पेंशन ताजिकिस्तान वाली अपनी पूरी कर ली। अब्दुल्ला और ईसा एज लॉन्ग एज देर फुली फिट, ग्रेट, वो आपकी मेन स्टार्टिंग सेंटर बैक चॉइस रहेगी। लेफ्ट पे अगर फजल खेल ले अच्छा होगा, अगर जुनेद शाह अपनी जो पिछली बार जो अभी इस बार उनको ड्रॉप किया गया था, अगर वो अपनी कारकर्दगी बेहतर कर सकते हैं, वो अच्छा होगा, तो दैट बी ग्रेट फॉर हिम, ताकि कम से कम एज अ बैकअप ऑप्शन अगर फजल खेल रहा है, तो अगर बैकअप ऑप्शन एक स्पेसिफिक लेफ्ट बैक हो तो बहुत अच्छा होगा। प्रॉब्लली इस वक्त अभी कोई और एडिशन अभी नहीं आनी, जो भी एडिशन इम्कान अगर आएंगी ना, वो आएंगी जून के बाद, बिकॉज जून के बाद जो आपको फीफा विंडोज आएंगी वो होंगी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, क्योंकि जून के बाद आपकी जो नेक्स्ट गारंटीड कंपैरेटिव फिक्चर वो होगा मार्च 2025 में, जो एशियन कप क्वालिफायर शुरू होने आपके, जो कि मार्च 2025 से मार्च 2026 तक जाएंगे। मतलब हर फीफा विंडो में मार्च 25 से लेकर मार्च 26 तक एक लाजमी एशियन कप क्वालिफायर होना, होम एंड अवे। वही 6 ग्रुप होंगे, 4-4 टीमों के, ओनली द ग्रुप विनर क्वालिफाइज फॉर द एशियन कप, ओनली द ग्रुप विनर। तो आपके पास उसमें गुंजाइश नहीं रह जाती, फिर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान का ग्रुप कौन सा बनेगा। पाकिस्तान का बड़ा मुश्किल ग्रुप हो सकता है कि बिलफर्ज अगर ताजिकिस्तान है तो ताजिकिस्तान फिर उस ग्रुप में आ सकता है, मलेशिया हो सकता है कि दे डोंट क्वालिफाई, कुवैत हो सकता है दे डोंट क्वालिफाई, तो फिर आप तजर्बा ही गेन कर सकते हैं टीमों के खिलाफ क्या होता है, या कि अगर किस्मत थोड़ी हमारी चमक गई, थोड़ा सा हमारी फेवर हो गया, हमारे कुछ प्लेयर जो अभी तक नहीं आ सकते मैच में वो आ सकें, देखते जाता है। रही बात आदिल और एतजाज की, अच्छी बात, अब तक एतजाज ने कुछ नहीं कहा, उसे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ही डिड नॉट, आपकी की स्पेस पे वेंग्स ने भी थोड़ी बताई थी कि भाई बैक बिहाइंड द सीन, पर मैंने भी थोड़ी वजाहत की कि चूंकि एतजाज का पिछला साल बहुत गंदा गुजरा अपोलोन में, इन साइप्रस में, तो ऊपर से प्रेशर भी था जाती जिंदगी में कि भाई जो बेगम है साहिबा है वो हामला है, उनका पहला भी बच्चा, नया नया बच्चा पैदा हुआ, ब्रांड न्यू फादर, क्लब में उनको चांस नहीं मिलना खेलने का, बिकॉज मैनेजर 4-4 5-5 मरतबा चेंज हो रहे हैं, हेड कोच जो है अपोलोन का, तो आई गेस दे गॉट इन टच विद ईच अदर इन दी मोस्ट अनफॉर्चुनेट सेकंड, तो मिसकम्युनिकेशन की वजह से ना स्टीवन ने क्या, नहीं इस वक्त मैं नहीं ले सकता, विच इज सैड। आई होप एतजाज का जो अब जो नॉर्वेजियन लीग सीजन स्टार्ट होगा ना ऑड्स बीके के लिए, जो भी मार्च के एंड में, मार्च 31 को उनका पहला होम मैच होगा, जो उनका सीजन ओपनर होगा ऑड्स का, आई होप ही गेट्स अ स्टार्टिंग स्पॉट, और बाय द टाइम जून आती है तो कम से कम ना वो खेलते रहे। फिर ये उन पे जाता है एतजाज पे और स्टीवन पे, कैन दे हैव अ मुकमुका अबाउट समथिंग, बिकॉज एतजाज ने टू हिज क्रेडिट उसने कुछ नहीं कहा, और आई होप वो कुछ ना करे इसके बारे में। यार होता है कभी कभार, पीपल डोंट गेट अलॉन्ग विद ईच अदर, बट यू कैन स्टिल ट्राई, यार चल यार सॉरी कुछ गलती होगी सर, बॉस बॉस मैंने आपको बोला क्या है, तो उस पर आप फिर उनसे बात करके आप कर सकते हैं। आदिल ने जो ट्वीट किया ना, मुझे नहीं लगता वो अभी पाकिस्तान के लिए इन द नियर फ्यूचर खेल सकता है, बिकॉज एक तो आपने इस चीज को पब्लिक कर दिया, देखें कोच का सिलेक्शन करना ना करना उसका हक है, उसकी मर्जी है, आप उसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल प्लेयर हो ना, कभी आप अपनी ना, यू नेवर हैंग योर डर्टी लॉन्ड्री आउट इन पब्लिक, आपने उनको घर के अंदर साइड में पीछे उसको सुखानी होती है। अगर आपने कोई न्यूट्रल कहना कि यार कह देते कि यार बड़ा अफसोस हुआ नहीं सिलेक्ट हुआ, लेकिन अगर टीम को जरूरत पड़े तो मैं बंदा हाजिर है, ये नहीं कहना कि मैंने इस मैच में खेलना ही नहीं, क्या ऐसा खेलना ही नहीं, दैट्स रॉन्ग। फिर अगर कोई नया मैनेजर भी आता है ना जून के बाद, बिलफर्स अगर स्टीफन जून में चला जाता है छोड़ के,
कहता कि यार बस मुझसे और नहीं हो रहा, जो मैं कर सकता मैंने कर दिया, हमको मैंने वर्ल्ड कप क्वालिफाई पहले जितवा दिया, बाकी आप पे मैं कहीं और जा रहा हूं ताकि कम से कम मुझे जॉब सिक्योरिटी मिल सके। नया मैनेजर आएगा, उस ट्वीट को फिर से देखेगा, कहते यार कैन आई ट्रस्ट दिस गाय? बिकॉज हम कहते हैं ना कि यार अगर कोई बड़ा आपसे कहता है कि यार ये तुमने करना है यार, जो छोटी सी बात थी जिसपे खामखा बतूंगड़ा बन गया, हम कहते हैं ना कि यार बॉस है यार, कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा हम भी थोड़े से ना आज जिनके सारी से उनसे पेश है कि सर सर गलती हो गई, जो आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, आई एम सॉरी, गलती हो गई यार, तकलीफ माफ। ये क्या कि आपने अपनी चीजें उसको बढ़ा चढ़ा के पेश की, जिस तरह वेंग्स ने आपकी स्पेस में बताया था कि भाई मुझे फलाना तो मदद तक नहीं की। ही वेंटेड टू अ डिफरेंट टेंजेंट अगर इफ द रिपोर्ट इज ट्रू, जो कि बहुत अफसोस की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था किसी को भी। तो फिर स्टीफन ने भी कहा ना, जिस तरह वेंग्स ने भी बताया, मैंने भी थोड़ी बहुत की कि भाई अगर ये लड़का मेरी ऑफ द पिच बात नहीं मान रहा इस बात पे, क्या ये मेरी ऑन द पिच बात मानेगा? आई डोंट थिंक सो। और ऊपर से ये एक बात मद्देनजर रखे ना कि जो मर्जी हो जाए ना, जब इस तरह की टीम आप बना रहे हैं ना फ्रॉम द ग्राउंड अप, बेशक इसमें कमजोरियां हैं, बेशक इसमें कमी पेशियां हैं, आप बेहतर प्लेयर ला सकते हैं डोमेस्टिक प्लेयर के लेवल से भी और डायस्पोरा के लिहाज से भी, जो भी अवेलेबल है थियोरेटिकली स्पीकिंग। आपने अपने ड्रेसिंग रूम में यूनिटी एंड एक गुड एनवायरनमेंट कायम रखना है हर हालत में। अगर कोई प्लेयर अपने नखरे या एटीट्यूड की वजह से उस ड्रेसिंग रूम की हम आहंगी को डिस्टर्ब कर सकता है, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा प्लेयर हो, you probably don't want to have that player around, would you? तो इसमें ये दो तरफा बात हो सकती है। स्टीवन को भी चाहिए कि अगर इनसे बात कर सकता है जरूर करे, उन प्लेयरों को भी चाहिए कि भाई बॉस गलती हो गई, जो आप कहेंगे हम मानने को तैयार हैं, हम खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, लेट्स फिगर समथिंग आउट, और हम चाहते हैं कि कम से कम जो गलतियां हुई मिट्टी पाओ, वाटर अंडर द ब्रिज हुआ, आइंदा हम कभी ऐसी चीज हरकत नहीं करेंगे। आई होप ऐसा हो। लेकिन इम्कान यही है कि आदिल और एतजाज जून में नहीं खेलेंगे, as long unless स्टीवन एतजाज से कम जाकर कि यार सेट हो, मूड है, आना चाहते हो, और एतजाज भी कि हाँ आना चाहता हूँ, अब मेरा सीजन भी ऐसे चल रहा है, मैं स्टेबल हूँ, मैं नॉर्वे में आके वापस खुश हूँ, व्हाई नॉट? बिकॉज आपके मिडफील्ड में जो गैप पड़ गया ना आलमगीर की एब्सेंस की वजह से, किसी ना किसी ने तो फिल करना है। अनलेस आप ब्राइटन एंड होव एल्बियन के लेथ गुलजार को ले आए, इज ओनली व्हाट 18-19 years old, वन ऑफ द बेस्ट यंग प्रोस्पेक्ट्स इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग राइट नाउ। ठीक है, probably might play for England if he plays his cards right. हमारी किस्मत अच्छी रही तो वो इंग्लैंड के लिए नहीं खेलेगा और हमारे लिए खेलेगा, बट दैट्स प्रॉब्ली समथिंग इन द लॉन्ग टर्म, उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। तो जो आपके पास अभी प्लेयर है ना इस स्क्वाड में जो अभी जो खेले हैं, वही होंगे। हाँ, ओटिस खान, आई थिंक ओटिस खान जल्द अपनी ट्रेनिंग वापस रिज्यूम कर रहे हैं हार्टली पूल के लिए, ताकि कम से कम ना एंड ऑफ द सीजन वहां गुजार लें। होपफुली जब तक सीजन एंड होगा वो फुली फिट हो जाएंगे, उनका आना जरूरी, तो फिर आप उनको एज ए विड्रॉन फॉरवर्ड खिला सकते हो अप फ्रंट, ताकि वो ना फिर जो है ना भागड़ बिल्ले वाला काम जो है वो कर सकें, ताकि वो प्रेस कर सकें, वो सपोर्ट कर सकें, विड्रॉ कर सकें। ओटिस खान का आना लाजमी है, ओटिस खान का फिट होना, मोहम्मद फजल का फिट होना, और बाकी जो प्लेयर्स आपके हैं दी कीप देमसेल्व्स फिट, दे अवॉइड इंजरीज, और जो भी आपकी उस वक्त की फुल स्ट्रेंथ बन सकती है अच्छा है। एफजाज आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, आदिल आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, प्रॉब्ली नॉट। मकेल अगर आ सकता है फॉर द एडेड अटैकिंग ऑप्शन ग्रेट, बट वो 19 साल का होगा तब तक, 18-19 का, उससे आप ज्यादा तवक्को ना रखे तो बेहतर है कम से कम ना, कि अगर आपने रखना तो उसको आखिरी 10-15 मिनट मैच में खिला दो, क्या चल कुछ नहीं हो रहा, मजे कर, बाहर जा, आगे जा, डॉज अ कपल ऑफ डिफेंडर्स, गेट इनटू गुड पोजीशन, इफ यू कैन टेक अ शॉट, देखते हैं अल्लाह, बाकी अल्लाह का नाम ले और शूट मार एक यल्ला शूट, इस तरह अरबी कहते हैं सारे कमेंटेटर्स के अंदर। तो या ये पॉइंट था, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप भी कुछ बात करें इस लिहाज से, फिर थोड़ा हम अफगानिस्तान का भी हम जिक्र करते हैं मूविंग फॉरवर्ड। ये अफगानिस्तान पे भी बात करनी है, लेकिन अगर उसामा भाई ने इस पे ऐड ऑन करना है तो फिर उसके बाद हम अफगानिस्तान पे, तो ओवर टू यू उसामा। राइट राइट अच्छा काफ़ी सारा बातें हो गई हैं, उनमें मैं कुछ थोड़ा सा अपना ओपिनियन दे दूंगा। सबसे पहले तो हम लोग ग्रुप की बात कर लेते हैं, जो हमारा ग्रुप है अभी, तो उसके अंदर जो हमें अभी लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उनमें से अगर किसी को नहीं आइडिया तो मैं बता दूं कि नाउ मैथमेटिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि पाकिस्तान राउंड 3 ऑफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जा सके, क्योंकि ऑलरेडी जॉर्डन के 7 पॉइंट हो चुके हैं। तो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग
अगर आप दोनों गेम्स आगे जीत भी जाते हैं तो आपको एक गेम के 3 पॉइंट्स मिलेंगे, तो टोटल 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो आप अगले राउंड में नहीं जा सकते। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंडली ये है कि फुल बैक्स का हमें बहुत ज़्यादा पिछले 2-3 गेम्स में देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा इशू रहा है। और आई डोंट नो कि अभी एक्चुअली प्रॉब्लम चल क्या रहा है, क्योंकि ताजिकिस्तान वाली गेम में भी मोहिबुल्ला अफरीदी जो हैं उनको सेंटर बैक बताया जाता है और उनको हमने राइट बैक वहाँ पे खिलाया। फिर सदाम भी जो पिछले मैच में खेले हैं और इस मैच में भी, वो भी उनका भी बताया जाता है कि वो अंडर 19 टीम की जब कैप्टनसी करते थे तो वो भी सेंटर बैक खेलते थे, तो उनको भी फुल बैक खिलाया। अभी तक एज ऑफ नाउ अगर मैं लोकल प्लेयर्स में देखूं तो राव उमर हयात के अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो कि ट्रेडिशनली फुल बैक ही खेलता आ रहा हो प्रॉपर, और उसके बाद भी वो टीम में भी फुल बैक ही खेल रहा हो। और अभी पिछले गेम में जो एक बात हुई थी कि सदाम लेफ्ट बैक खेल रहे थे, तो उसमें आई थिंक थोड़ा सा एक इशू ये भी हो गया था कि हसीब खान जो कि एक न्यू इंक्लूजन स्टार्टिंग 11 में थे, उनको भी लेफ्ट सेंटर बैक हमने खिलाया। तो लेफ्ट साइड थोड़ी सी उस लिहाज से हमारी कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पे हो रही थी, क्योंकि दोनों के दोनों यंग प्लेयर्स जो हैं वो वहाँ पे आगे थे। तो वो एक थोड़ा सा हमें वहाँ पे इशू नज़र आ रहा था। अच्छा, अब जहाँ तक बात है डायस्पोरा प्लेयर्स की जो आ सकते हैं, तो उसमें जो ऑलरेडी प्लेयर्स हमारे पास जो स्क्वाड में अनाउंस हो चुके हैं एटलीस्ट एक दफ़ा, उसमें तो अली भाई ने बहुत तफसीली वहाँ पे गुफ्तगू जो है वो कर दी है। लेकिन बाकी जो प्लेयर्स अभी तक नहीं आए उसमें आदिल और एतज़ाद का ये है कि उनके लिए जो बात अली भाई ने की है मैं उससे एग्री करता हूँ। ऑफ कोर्स उनको यही चाहिए कि वो जिस हद तक इस सिचुएशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं, वो कर लें, ताकि अगले जो हमारे जून में भी फिक्चर्स आ रहे हैं उनमें हमें मिड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आलमगीर गाज़ी अवेलेबल नहीं होंगे तो ऑफ कोर्स हमें कोई ना कोई एक प्लेयर वहाँ पे चाहिए होगा कि जो कि उनको कवर कर सके। तो मेरी तो ख्वाहिश यही होगी कि हम लोग वहाँ पे कोई डायस्पोरा प्लेयर खिलाएं एज़ कम्पेयर टू हम लोग अली उज़ैर या इस तरह का कोई प्लेयर जो कि लोकल प्लेयर है, उसे हम लोग वहाँ पे लेके जाएँ। क्योंकि अगर हम लोग किसी लोकल प्लेयर को वहाँ पे जेल इन करते हैं तो आई थिंक के डैमेज कंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बाकी जहाँ तक बात बाकी प्लेयर्स की है तो उसमें मिकाइल अब्दुल्ला जो हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी चल रही हैं और ख़बरें भी आ रही हैं कि होपफुली उनके पासपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की जा रही हैं। और आई थिंक कि चूँकि इमरान कियानी की तरह एक लोअर डिवीज़न में वो खेलते हैं तो अ, उनका कोई बहुत ज़्यादा वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं होंगे कि इंग्लैंड के बारे में वो इंग्लैंड के लिए वो खेल सकते हैं। तो आई थिंक कि उनके लिए एक बेहतर चीज़ होगी कि वो पाकिस्तान के लिए अगर वो आके खेल लें। बाकी कुछ और भी प्लेयर हैं जैसे ओले सेतर हो गए, एल्फी विटमैन हो गए। एल्फी विटमैन 25 ईयर्स ऑफ एज टॉटनहम हॉटस्पर के लिए खेलते हैं। उनके इंस्टाग्राम पे आप जाएँ तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान के वहाँ पे कमेंट्स कर रहे होते हैं और उनको कमेंट सेक्शन टर्न ऑफ भी करना पड़ता है। तो उनके लिए भी क्योंकि अभी तक वो स्पर्स की भी स्टार्टिंग 11 में नहीं आ सके हैं, तो आई थिंक इन फ्यूचर उनके लिए भी हम होपफुल हो सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि अगले 2-3 सालों में उनका भी कोई सीन इस तरह बनने वाला है। हम्म। बाकी ओले सेतर हैं, बाय द वे 30th ऑफ मार्च को उनकी बर्थडे भी है, 28 ईयर्स के वो हो जाएंगे। तो लेट्स होप कि उनका भी कोई ना कोई हिसाब किताब बने, क्योंकि उनकी भी एज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और नॉर्वे के लिए उनका जो है ना वो चांस इतना ज़्यादा लग नहीं रहा। एक चीज़ जो अली भाई से मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, अली भाई उस पे अपना ओपिनियन दे दें, वो ये कि अभी अगर हम लोग देखें तो हमारे बोथ लोकल प्लेयर्स का तो लीग का मसला है ही है। क्लब्स उनके पास नहीं है, वो रेगुलर फुटबॉल खेल नहीं पा रहे। लेकिन अगर हम लोग डायस्पोरा प्लेयर्स की भी बात करें तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले अब्दुल समद अरशद हैं। आई थिंक उनके पास भी अभी क्लब नहीं है। यूसुफ बट हैं, उनके पास क्लब है लेकिन पिछले काफ़ी टाइम से वो अपने क्लब के लिए नहीं खेल सके हैं, जो उनका डेनमार्क में क्लब है। फिर उसके अलावा हारून हामिद हैं, उनकी भी इंजरी के इश्यूज़ हैं। ओटिस खान के भी इंजरी के इश्यूज़ हैं और इस तरह। तो ये बजाय इसके कि हमारे प्लेयर्स जो डायस्पोरा प्लेयर्स हैं वो क्लब्स में खेलें, उनका ये इशू आ रहा है कि वो भी आहिस्ता-आहिस्ता अब उनके भी इश्यूज़ बनना वहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। और सेकंडली लोकल प्लेयर्स के तो इश्यूज़ हैं ही। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स को था। अब्दुल समद अरशद आई थिंक आजकल B93 के लिए साथ ट्रेन कर रहे हैं। तो जो क्या कहते हैं ना, जो अब्दुल्ला इकबाल की टीम, बिकॉज अब्दुल समद भी ओरिजिनली B93 का यूथ प्रोडक्ट था। वो तो उसने जल्दी में ना, क्या कहते हैं, जल्दी क्या, उसको मौका मिल गया HB कूह को ज्वाइन करने के लिए ना, फर्स्ट डिवीजन के अंदर जल्दी खेलने के लिए। तो उसके लिए वो चला गया, ही जॉइंड देम, बट देन ही गॉट रिलीज्ड, देन फिर एक और जर्नी, देन ही गॉट रिलीज्ड। तो इज बैक एट B93। तो B93 वाले उसको जानते हैं शुरू दिन से। तो आई थिंक ही ट्रेनिंग विद देम, ही कीपिंग हिमसेल्फ फिट, ही कीपिंग, जो है ना वो प्रैक्टिस मैचेस जो होती है, रिजर्व से जो कुछ ना कुछ आपने मैचेस करने होते हैं ना प्रैक्टिस वाले, ही कीपिंग हिमसेल्फ फिट ओवर देयर। तो आई थिंक होपफुली जब ये सीजन कंक्लूड होगा ना मई के अंदर, डेनमार्क फर्स्ट डिवीजन का,
बिकॉज B93 अब रेलीगेशन ग्रुप में है, लेकिन देर मैथमेटिकली सिक्योर इनफ कि उन्होंने बस 2-3 विन्स हासिल करनी है बाकी 10 मैचेस में, एंड देर सेफ, एंड देन देर सेफ फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन, तो उनका इतना मसला नहीं होगा। एक में ये जरूर ओटिस का आई होप कि उसकी ट्रेनिंग वापस स्टार्ट हो जाता है कम से कम ना अप्रैल में, वो कम से कम हफ्ता 10 दिन ट्रेन करके, बिकॉज अभी बिजनेस एंड ऑफ द सीजन चल रहा है इंग्लैंड में, मतलब गेम्स कम थिक एंड फास्ट, तो कम से कम अगर वो 4-5 गेम भी खेल सकता है ना सीजन के होने से पहले ना, कम से कम एज अ सब्स्टिट्यूट आधे आधे पौने घंटे के लिए, या अगर हाफ खेल ले या फुल मैच भी खेले आखिर में, दैट विल बी ग्रेट, बिकॉज उसकी क्वालिटी जैसी प्लेयर्स को ना हार्टलीपुल वालों को जरूरत भी है। तो आई होप ही गेट्स सम फिट। हारून आई थिंक अब इज नाउ फुली फिट अगेन, तो वो जब वापस जाएगा सेंट ऑल्बन्स में एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन, तो उसको एज अ सब्स्टिट्यूट रखेंगे ना इम्पैक्ट सबके लिहाज से, बिकॉज ना वो फ्लेयर प्लेयर है, वो थोड़ी चीज क्रिएट कर सकता है, तो ही कैन बी देयर। इमरान कियानी कीप्स हिमसेल्फ एक्टिव, वो तो फर्स्ट टीम स्टार्टर है व्हाइट हॉक के लिए, ठीक है, 7th ईयर इंग्लैंड का, ईस्टर्न लीग है, उसके ऊपर फिर कॉन्फ्रेंस साउथ आती है, फिर कॉन्फ्रेंस आती है, नेशनल लीग साउथ, नेशनल लीग नॉर्थ, फिर फुटबॉल लीग आपकी शुरू होती है। एक प्लेयर जिसका मैंने जिक्र करना मैंने चाह रहा था डोमेस्टिक प्लेयर के लिहाज से, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर मौका मिलता है उस मिडफील्ड वीकनेस को कम करने के लिए, सदाम हुसैन, एक्स पाकिस्तान कैप्टन, तो अगर सदाम हुसैन कैन गेट इन टच विद द कोच समहाउ, या कम से कम दिखा सके वो प्रोफेशनल माइंडसेट का बंदा है, मैं उस बंदे की इज्जत करता हूँ बाकायदगी से, उसने अपने आप को इवन एट द वर्स्ट ऑफ टाइम्स अपने आप को एक लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म रखी हुई है, तो अगर उसको मौका मिल सकता है वापस टीम में आने का, ग्रेट, तजर्बा भी है, ठीक है, ही विल बी प्लेइंग इंटरनेशनल फुटबॉल आफ्टर व्हाट 5 years 6 years, 5.5 साल खेल रहा होगा, 4 साल बाद 5 साल बाद खेल रहा होगा, 4.5 साल बाद खेल रहा होगा, तो मे बी ही माइट बी मोर ऑफ एन इम्पैक्ट प्लेयर ओवर देयर, बट अगर if they can get some kind of arrangement going, Saddam Hussein is hypothetically a good option to have in center midfield with, क्या कहते हैं, रईस नबी के, वो ना उसकी भी एनर्जी लेवल्स तक है ना, वो कुछ ना कुछ मैच कर सकें, बट आई डोंट नो कि क्या होगा तब तक जून में। रही बात एल्फी वाइटमैन की, ठीक है, पहले तो जाता है ना कि कैन ही वांट्स, बिकॉज स्पर्स का वो बैकअप गोलकीपर है, सेकंड चॉइस थर्ड चॉइस गोलकीपर इस वक्त आई थिंक स्पर्स का, तो इम्कान ये है कि शायद वो भी फिर से ऑन लोन कहीं और चले जाएं। अभी पिछले 2 साल उन्होंने स्वीडन में खेले थे, अल्सवेंस्कन के अंदर, उनकी टॉप डिवीजन के अंदर, शायद कहीं और जगह चले जाएं, शायद उनको क्लब रिलीज कर दे कि भाई तुम लीग 2 चले जाओ खेलने के लिए, क्वालिटी तुम्हारी अच्छी है, तुम अच्छा वहां खेल लोगे, फिर जहां उनका फिर अगर करियर वहां सेट हो जाता है, बिकॉज याद रहे इंग्लैंड के पास भी ना गोलकीपर्स की थोड़ी बहुत किल्लत है, दे डोंट हैव दैट मेनी गोलकीपर्स ओवर देयर, तो अगर वही बात है ना एल्फी से कि यार अगर मेरी किस्मत ही चमक गई और मैं अचानक बड़ा अच्छा खेल लिया, और वो अचानक यार ये लड़का बड़ा अच्छा खेल रहा है यार, उसको इंग्लैंड स्क्वाड में बुला लेते हैं यार, पिकफोर्ड अच्छा नहीं खेल रहा, पिकफोर्ड को मिस कराओ, तो ये हो सकता है। रही बात ओले सातर की, यार जब तक हालांड नॉर्वे की टीम में आना, कोई नॉर्वेजियन टॉप डिवीजन का स्ट्राइकर नहीं आ रहा उसको रिप्लेस करने के लिए, जब तक हालांड खेल रहा है नो वन इज कमिंग क्लोज टू दैट, यहां तक के जो पिछले एक आध सीजन के जो टॉप स्कोरर भी थे नॉर्वेजियन टॉप डिवीजन के, उनको भी कॉल अप नहीं किया, बिकॉज नॉर्वे के साथ जो बेस्ट प्लेयर, दे डोंट इवन प्ले इन नॉर्वे, दे प्ले आउटसाइड, कोई जर्मनी में खेल रहा है, कोई इंग्लैंड में खेल रहा है, कोई स्पेन में खेल रहा है, कोई इटली में खेल रहा है, कोई क्या कहते हैं आपका बेल्जियम में खेल रहा है, दोज आर गुड लीग्स, दोज आर वेरी वेरी गुड लीग्स, तो उस लिहाज से ना वो कहें कि यार चलो यार लड़का ये अच्छा कर रहा है, लेकिन यार हमारे पास फला बंदा मुझे, फला बंदा मुझे, फला बंदा मुझे, एक हमारा दो प्रीमियर लीग में हमारे स्ट्राइकर हैं, जोशुआ किंग और हालैंड आ गया, कोई हमारा प्लेयर जर्मनी में मौजूद है, यार उनको हम क्यों ना लाएं, बिकॉज दे एक्चुअली प्लेइंग एट अ बेटर लेवल। और ओले का मसला भी पिछले 2 साल से ही हुआ ना कि उस बेचारे को एन मौके पे बड़ी गंदी इंजरी पड़ जाती है, इन विच इज आउट फॉर लाइक 2 weeks और 3 weeks और अ मंथ, तो आई थिंक ये वो उसका मेक और ब्रेक सीजन है कि यार अगर मैं ये चीज इंप्रेस कर सकता हूं तो अच्छा होगा, बट आई होप कि उसके भी बैक ऑफ द हेड दिमाग में हो कि यार पाकिस्तान भी एक ऑप्शन है, व्हाई नॉट, एज लॉन्ग एज उसके डॉक्यूमेंट किसी तरह पूरे हो, बिकॉज उसके भी पूरा टाइम लगना उसको करने में, तो मैं स्पेक्यूलेट ही कर सकता हूं, मैं स्पेक्यूलेट ही कर सकता हूं, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई होप कि जो प्लेयर अभी इंजर्ड है दे गेट बैक फिटनेस, जो प्लेयर्स अभी फर्स्ट टीम का हिस्सा नहीं अपने क्लब्स में, उनको कम से कम और मौके मिले फिर से आगे खेलने के लिए, और आई होप कि जब तक जून आती है all of them are fully fit, all of them are ready to go, and all of them are able to give Stephen that option कि यार चलो हम फलां प्लेयर में फलां को हम यहाँ खिला सकते हैं, और अगर कोई रीइंफोर्समेंट आ सकती है डोमेस्टिक लेवल पे, सदाम हुसैन इज अ गुड शाउट, आई वुड गिव हिम अ चांस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट।
एग्जैक्टली जब आज मैं ट्वीट भी देख रहा था अहमद भाई की कि उन्होंने सदाम हुसैन पे भी एक थ्रेड उन्होंने लगाई थी। तो अगर सदाम हुसैन सीनियर को बुलाया जाता है तो इट्स अ ग्रेट मूव फॉर पाकिस्तान फुटबॉल एंड व्हाई नॉट वी शुड टेक दीज मूव्स टू इम्प्रूव पाकिस्तान फुटबॉल। अच्छा, बिफोर मूविंग टू अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया मैच, हमारा एक मैं आई मीन इंस्टा जीसी है, उसमें मैंने पूछा कि अगर किसी ने कोई अली एहसन से सवाल करना है तो उसमें 2 सवाल आए, जिनमें से एक सवाल तो काफ़ी अच्छे से मेरा भी था। इन 2003 आई गेस यू स्टार्टेड कवरिंग फुटबॉल फॉर पाकिस्तान फुटबॉल यू, तो ऐसा क्या था कि यू स्टार्टेड कवरिंग फुटबॉल इंस्टेड ऑफ क्रिकेट? और उसके क्योंकि इट्स ऑल ओवर क्रिकेट, अगर किसी ने भी आना है चूज़ क्रिकेट, तो ऐसा क्या था कि आप फुटबॉल आपने स्टार्ट कवर करने की? उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि व्हाट्स हूज योर 5 ओवरसीज पाकिस्तानी यंगस्टर्स दैट यू वांट टू सी देम इन पाकिस्तान नेशनल टीम? फिर उसके बाद इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान पे बात। ओवर टू यू Very एसबी। good. That is a brilliant question. Those are two very very brilliant questions. मैं पहले स्टार्ट करता हूँ जो 5 यंग प्लेयर्स जिनको मैं चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए अगर उनको चांस मिला खेलें, जो डायस्पोरा के प्लेयर्स थे 5 में। लेस गुलजार हो गया, ब्राइटन होव एल्बियन का। लेस, जिस तरह हम उर्दू में उसको लेस प्रोनाउंस, क्योंकि वो आते हैं ना, से आते हैं ना उसके एंड में, तो लेस हो गया, उर्दू में लेस हो गया अगर आप अरबी में उसको प्रोनाउंस करते हैं। लेस गुलजार हो गया। सेंटर मिडफील्ड, ही इज बेसिकली the English Ehtijaz Hussain, hopefully in the future as it is holding midfielder है, he can attack a bit, he can contribute a bit, वो उसमें जरूरी था। दानियाल रियाज जो कि आजकल ब्रॉन्बी में खेलते हैं डेनमार्क में, अंडर 17 अंडर 19 में वो खेलते हैं, he played for Denmark under 17 recently, तो good for him। अगर वो sometimes players don't play for the senior team after that, कोई बात नहीं, पाकिस्तान है ना हमारे लिए। दानियाल रियाज अच्छा है, ऑल्सो मिडफील्डर। इसके साथ साथ क्या कहते हैं आपका, साहिल बशीर भी ब्राइटन एंड होव एल्बियन का जो है, ही इज 18-19 राइट नाउ, प्रॉब्ली वी शुड गो ऑन लोन सून, ताकि कम से कम वो थोड़ी फर्स्ट टीम एक्सपीरियंस बाकी जगहों पे गेन कर सकें। विंगर है, अच्छी पेस है, अच्छी ड्रिबलिंग स्किल्स है, अच्छी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी उसकी। ये 3 हो गए। इसके साथ साथ अगर आपने डिफेंस में देखने हो तो मैं नाम भूल रहा हूँ, B93 में एक नया भी लड़का भी ज्वाइन हुआ है, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। वो बड़े अच्छे कद्दावर किस्म का सेंटर बैक भी है, तो वो उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं प्रॉब्ली शेयर द नेम विद यू आफ्टरवर्ड्स। इसके साथ साथ निको आनंद फ्रॉम बायर्न म्यूनिक, आई थिंक उसका उसका ननियाल पाकिस्तानी है, तो आई थिंक उसके नाना अबू पाकिस्तान से, अब कोई ननियाल में से कोई बंदा था जो कि कोई दादा या नाना में से कोई था जो पाकिस्तान से आया था, और वो अपनी पाकिस्तानियत को एटलीस्ट ऑन इंस्टाग्राम वगैरह ओन करता है। तो होपफुली एज लॉन्ग एज उसका करियर, भी छोटा बच्चा है यार वैसे, वो इज लाइक व्हाट 15-16 राइट नाउ, 15 में भी, तो आई होप उसका करियर प्रोग्रेस करता रहे, ही गेट्स इनटू सीनियर फुटबॉल बाय टाइम ही टर्न्स प्रोफेशनल, उसका भी करियर थोड़ा स्टेबल वेबल हो जाए तो अच्छा होगा। फिफ्थ वाला कौन सा होगा, फिफ्थ वाला कौन सा होगा? इट कुड बी ये जो ताहा उस्मान और उस्मान शाहिद है ना, एक्स वॉलरेंगा के नॉर्वे से, मोहम्मद ताहा उस्मान, मोहम्मद उस्मान शाहिद एंड ताहा उस्मान, ये दो प्लेयर्स हैं, वी शुड प्रॉब्ली कीप एन आई ऑन these two players when the years go by, because आई थिंक ताहा उस्मान या उस्मान शाहिद में से एक है जिसने अभी नॉर्वेजियन की 3rd टियर का भी टीम ज्वाइन की है फुल टाइम एज ए प्लेयर के लिहाज से, तो दीज टू प्लेयर्स आर गुड। बहुत मिकाइल सारे और भी अब्दुल्ला। मिकाइल अब्दुल्ला ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है, वो भी है। आइजक खान है जो एक्स पाकिस्तान इंटरनेशनल जिमी खान के फर्जंद हैं, वो प्रेस्टन नॉट एंड में लेफ्ट बैक खेलते हैं। जैक अली है जो ब्रिस्टल सिटी या ब्रिस्टल रोवर्स में से खेलता है, वेल्श यूथ इंटरनेशनल भी है। प्लेयर बहुत सारे, एडम खान, कोई 3-4 तो एडम खान है भाई, आदम खान है हमारे, जिसमें से गोलकीपर है ब्लैकबर्न रोवर्स का, तो दैट बी ग्रेट ऑप्शन। तो हमारी पूरी थ्रेड लिखी हुई है कि भाई इन पे आप नजर रखें, दे कैन पोटेंशियली टेक यू प्लेसेस। और जो मेरी अपनी कहानी थी यार, देखो मैंने फुटबॉल का, मुझे 90s में, आई एम मैं एक 90s का बच्चा हूं, मैं 90 की दिहाई में मैं पला बड़ा था, मैंने अपनी होश संभाला था 90s के अंदर। फुटबॉल का मुझे अंदाजा था, बट आई नेवर रियली फॉलोड इट दैट मच, क्योंकि मौका नहीं मिलता था। मैंने फुटबॉल को देखना स्टार्ट किया 2002 के वर्ल्ड कप और उसके बाद से, और विद इन अ ईयर ऑफ कोर्स कुछ दोस्तों की सजेशंस की वजह से जिनसे मेरी वाकफियत हुई थी, वो भी फुटबॉल, वो मैं भी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बन गया एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। मैंने भी मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैचेस देखने मैंने शुरू कर दिए थे। हालांकि मुझे 90 से इन टीमों का नाम पता थे, यूनाइटेड का पता था, लिवरपूल का पता था, एसी मिलान, इंटर मिलान, रियल मैड्रिड वगैरह का पता था।
कुछ प्लेयर्स के नाम ही मुझे याद थे, बट वही बात है ना, अखबार पढ़ता था, पता चलता था, बट आई नेवर रियली टुक इट सीरियसली एज अ पैशन। क्रिकेट देखते थे, उस वक्त भी मैं देखता था जब फुटबॉल देखनी मैंने स्टार्ट की थी। होता क्या, 2003 के शुरू में सैफ चैंपियनशिप हुई बांग्लादेश में, उसका उस वक्त नाम था सार्क गोल्ड कप। सार्क गोल्ड कप जो कि बांग्लादेश में होता है। मैं 16 17 साल की उम्र का था। मैं चैनल चेंज करा था अपने घर में बैठे बैठे। उस वक्त फुटबॉल का जोश चढ़ा था मुझे देखने का, तो मैं फुटबॉल देखता था बड़े शौक से, जो यूरोप में हो रहा है क्या होता है, बिकॉज इट वाज समथिंग आई लव टू कंज्यूम। मैंने एक मैच अचानक, आई थिंक स्टार स्टार स्पोर्ट्स पे या किसी चैनल पे मैं अचानक आ गया। पाकिस्तान इंडिया के मैच की हाईलाइट आ रही है। सरफराज रसूल scores a diving header against India in the group stage and wins the game for Pakistan. And I thought, hello, what do we have here? पाकिस्तान की भी टीम, फुटबॉल टीम है। आई न्यू पाकिस्तान की फुटबॉल टीम थी, अर्ली लेट 90s में पता चल गया था कि पाकिस्तान की टीम है, हम अच्छे नहीं है, हम अच्छे नहीं है। वो जो गोल था, मैंने कहा हेलो यार, इस गोल को मैंने फिर से देखना है यार। उस वक्त जो सर्च इंजन थे ना, ऑल्टा विस्टा, याहू टाइप, गूगल तो उस वक्त था नहीं, प्री गूगल के जमाने की बात है। तो किसी तरह आई स्टम्बल्ड अपॉन फुटबॉल पाकिस्तान। वो भी उनकी भी इनिशियल कुछ हफ्ते महीने चल रहे थे। आई स्टम्बल्ड अपॉन दैट वेबसाइट बाय एक्सीडेंट, बिकॉज मुझे गोल नहीं नजर आया फिर से। मैंने कहा अच्छा, पाकिस्तान फुटबॉल की वेबसाइट भी है, दैट्स नाइस। फिर मैं, उस वक्त प्री सोशल मीडिया दौर था, तो उस वक्त इंटरनेट फॉरम्स हुआ करते थे। मैंने ज्वाइन किया, रजिस्टर किया अपने अकाउंट को, मेरी मलिक से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। शाहनवाज भी कुछ अरसे बाद, कोई आई थिंक 2006 में हमें शाहनवाज ज्वाइन करता है। मलिक ने फाउंड किया था फुटबॉल पाकिस्तान को आफ्टर द 2002 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। पाकिस्तान के ग्रुप में आई थिंक लेबनान था, आई थिंक श्रीलंका थे, आप उसको देख सकते हैं आपकी उस डिटेल को। मलिक ने वेबसाइट लॉन्च की थी, उसके बाद में मैंने अचानक उसको ज्वाइन कर लिया बाद में। फिर हमें भी थोड़ा बहुत पता चला कि पाकिस्तान फुटबॉल में होता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता। एक 16 17 साल का बच्चा जो है, वो इस इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी कंज्यूम करता है। फिर हमें पता चला कि भाई डायस्पोरा भी कुछ चीज होती है। मैंने कहा यार, यूरोपियन में बहुत सारे कुछ प्लेयर्स इमर्ज हुए थे। जश रहमान फुलम में आता है उस वक्त के अंदर, लेट अर्ली 2000s में। नॉर्वे में बहुत सारे प्लेयर आए थे, 2 3। आमिर शरीफ नाम का एक प्लेयर था, और 2 एक और प्लेयर्स थे, क्या कहते हैं, जिनकी पाकिस्तानी हेरिटेज थी, लेकिन उसका चूंकि नॉर्वेजियन सिटीजनशिप बड़ी स्ट्रिक्ट थी कि आप किसी और नेशनलिटी आपस नहीं रख सकते, दे वर नॉट एलिजिबल टू प्ले फॉर पाकिस्तान एनीवे। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है, आई थिंक पहला जो इंटरेक्शन था किसी डैश पर, वो था एक उस्मान गोंदल के नाम से एक लड़का था, लेस्टर सिटी का उस्मान गोंदल। ही एक्चुअली प्लेड फॉर पाकिस्तान वंस और ट्वाइस, जो कि 2005 की जो इंडिया पाकिस्तान सीरीज होती है, ये अपना पाकिस्तान के अंदर एज अ सब्स्टिट्यूट। लेकिन बेचारे का करियर उसके बाद खत्म हो जाता, बिकॉज ही इंजर्स हिज नी वेरी बैडली, और उसका करियर फिर विद इन अ ईयर उसको खत्म हो जाता। तो उस्मान गोंदल से थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हमारी हुई थी। शाउट आउट टू हिम, लेस्टर सिटी यूथ एज अ रिजल्ट। तो वो जो एक था ना, एक ऑब्सेशन जो था, इट कॉट मी जस्ट एट द राइट टाइम। फुटबॉल का ऑब्सेशन चल रहा था। अगर मैं समझता हूँ कि अगर 2 3 साल और मुझे पता चलता फुटबॉल पाकिस्तान का, या फुटबॉल पाकिस्तानी फुटबॉल का पता चलता, कहता हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मिस करो यार, मैं तो यूनाइटेड का फैन हूँ, पाकिस्तान में तो फुटबॉल इतने अच्छे नहीं है। लेकिन चूंकि मेरा इंटरेक्शन पाकिस्तानी फुटबॉल से उस क्रिटिकल जंक्चर पे हुआ, कि जब मेरा फुटबॉल का भी इंटरेस्ट बढ़ाने का मुझे बहुत शौक था, कि मैंने पढ़ा था कि यार पहले क्या था, मैराडोना क्या थे, नाम इन सबके पता थे, लेकिन योहान क्राइफ का मुझे पता चला, डच लेजेंड। मुझे जो फेरेंच पुशकास की जो 1950s की जो हंगरी की जो नेशनल टीम थी, द मैजिकल मैगियास, द अरांचपाथ जिसको वो कहते हैं, द गोल्डन जनरेशन ऑफ दैट टाइम, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स टू नेवर विन अ वर्ल्ड कप इन इट्स हिस्ट्री। हंगरी 1954, नेदरलैंड्स 1974। तो ये 2 टीमें थी, तो उनका मुझे पढ़ के वो पाकिस्तानी फुटबॉल कॉट में जस्ट एट द राइट टाइम। और मैं ऑब्सेस हो गया कि यार पाकिस्तान में क्या हो रहा है। फिर पता चला कि पाकिस्तान की फुटबॉल की सियासत क्या में होती है, कौन कौन से ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से एक्स प्लेयर कौन कौन से हैं। फिर उनसे इंटरेक्शन हुआ। मैंने फिर जाके थोड़े बहुत आउट ऑफ माय वे जाके मैंने पाकिस्तानी फुटबॉल को थोड़ी कवरेज भी दी। मैंने कुछ टूर्नामेंट्स भी छोटे मोटे अटेंड किए। नेशनल चैलेंज कप 2011 में जो फैसलाबाद में होता, आई एक्चुअली वेंट फ्रॉम मुल्तान में, उस वक्त मुल्तान में होता था। कुछ जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे, मेरी दोस्ती भी हुई मलिक से भी, शाहनवाज से भी, वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स आफ्टरवर्ड्स, और अभी भी हम हैं माशाल्लाह से। एक बड़ी क्लोज नेट हमारी कम्युनिटी बन गई। फिर शाहरुख भी आता है, कुछ अरसा में ज्वाइन करता है, एंड देन ही लीव्स इवेंचुअली आफ्टर कपल ऑफ इयर्स बिकॉज ही हैज टू डू अदर थिंग्स। तो वो एक ऑब्सेशन था ना, वो साथ बरकरार रहा, और वो 20 साल मेरे जिंदगी के इस तरह चले गए। 21 साल अब। तो अब मैं यहाँ आपके साथ मौजूद हूँ पाकिस्तानी फुटबॉल को डिस्कस करते हुए। एग्जैक्टली और अगर हम बात करें कि मैंने पहले भी जैसे स्पेस में भी बताया था कि
अक्सर लोग अभी तो एज्यूम करते हैं कि वी स्टार्टेड कवरिंग पाकिस्तान फुटबॉल आफ्टर कैम्बोडिया गेम, लेकिन ऐसा नहीं है। वी स्टार्टेड कवरिंग फुटबॉल 2021 से, जब से मैंने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था, तो हम स्टार्ट से ही हम पाकिस्तान फुटबॉल कवर कर रहे हैं। तो आवर ओनली रिसोर्स जो थी वो फुटबॉल पाकिस्तान.com थी, क्योंकि उसके अलावा हमारी कहीं पे कुछ हमें डाटा वगैरह कहीं भी नहीं था मिलता। सो आई गेस बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जिसने 2003 में लिया था, क्योंकि आई गेस अगर ये तब ना लिया जाता तो अब ये बिल्कुल भी ना लिया जाता और अब बहुत देर हो जाती। तो अभी भी हमने देखा है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स आए हैं, लाइक इनसाइड फुटबॉल पाकिस्तान भी आया है, रिसेंटली आया है। तो आई गेस कंबोडिया गेम के बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जागे हैं, बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडियाज भी जागे हैं कि फुटबॉल एग्जिस्ट करता है और लोग देखते हैं। हाँ बिल्कुल। और आई थिंक ये था ना कि अब सोशल मीडिया की वजह से आपको बहुत सारे जो डिफरेंट पाकिस्तान के फुटबॉल हब्स हैं, फैसलाबाद हो गया, फैसलाबाद डिवीजन हो गया, पूरा बलूचिस्तान हो गया, पश्तून और बलोच बेल्ट और हज़ारा कम्युनिटी जो वहाँ रहती है, कराची के जो इलाके हो गए, लियारी, मलिर कोरंगी वगैरह, चित्राल हो गया, लकी मरवर, डीआई खान हो गया, सदन खैबर पख्तूनख्वा के, पेशावर हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, उनको भी एक वॉइस मिली है ना अपनी तरफ से करने की। अगर ये हमारा प्लेटफॉर्म कभी मेन स्ट्रीम ना, आई मीन कोई और शायद आ जाता, कोई और शायद आ जाता, आई डोंट नो, मे बी दे वुड नॉट हैव डन द सेम जॉब एज वी डिड, या उस तरह का। अब वो नहीं होता है ना कि आपका एक ऑब्सेशन आता है, फिर कुछ अर्से बाद आप उससे बोर हो जाते हो और आप उसको छोड़ देते हो, बिकॉज जिंदगी आ जाती है, आपकी मजबूरियां होती हैं, आपकी कंपल्शंस होते हैं, आप छोड़ देते हो। वो बहुत कम ऐसे ऑब्सेशन होते हैं जो आपकी जिंदगी भर रहते हैं। और फुटबॉल पाकिस्तान का जो, मैं जिस तरह मैं, मेरे कॉलीग्स, हम सब मिलके चलाते हैं एज एन इक्वल फुटिंग में, मैं, माई सेल्फ, शाहनवाज, मलिक वगैरह, जो भी हमने कंट्रीब्यूट करते हैं, इट इज समथिंग दैट वी डू फॉर, नॉट फॉर द सेक ऑफ एनी मनी और ग्लोरी, बिकॉज हमने कभी अपने आप को मोनेटाइज नहीं किया अपने काम को। वैसे साथ में जो लोग कर रहे हैं आजकल के दौर में कर सकते हैं, गुड, ग्रेट, गो फॉर इट। हमने अब तक नहीं किया बिकॉज अजीब लगता है करते हुए इस लिहाज से। तो खैर, ये मैं जरूर कहूंगा कि सोशल मीडिया के आने से उन स्पोरेडिक इलाकों को एक आवाज जरूर मिली है, और इस प्लेटफॉर्म की तवस्सुल से हमने भी जो पाकिस्तानी ओरिजिन टैलेंट जो है, जो यूरोप में खेलता है, उसकी भी लोगों को आगाही हुई है, क्योंकि हमने बड़ा, क्या कहते हैं ना, लोगों को आगाह किया था इन द मिड 2000s में, अदनान अहमद के बारे में, ex Huddersfield Town, ex Man United academy player, played in for different teams in the lower leagues. Atif Bashir Qureshi, one of the best, folks who have represented Pakistan in the mid 2000s. Hassan Bashir, Yusuf Butt, Shabir Khan, unfortunately couldn't have a long career afterwards because Amjad Iqbal, all those players जो mid 2000s में आते, 2007 2009 के दौरान के अंदर उनको मौका मिला खेलने का, because we discovered them, we met with them, we got them in touch with the PFF, and then PFF के चलो ठीक है आके खेल लो हमारे साथ। हालांकि उस वक्त भी PFF उस वक्त इतनी कोई विलिंग नहीं थी चीज़ों को करने, बिकॉज वो पुरानी मेंटालिटी अब तक उनकी नहीं गई ना, इस वजह से था। तो ये आई थिंक हमने, मैं कहता ना, फीसिबिलिल्लाह काम करके इस पे किया है। तो आई होप ये चीज़, अब हम भी बूढ़े हो रहे हैं यार, किसी ने तो अब इस चीज़ को, इस क्षमा को आगे लेके चलना है ना साथ साथ में, इन द डार्कनेस। तो आई होप जब तक उनकी बारी आती है तो थोड़ी क्षमा जो थोड़ी वो और रोशन हो जाता है, कि कम से कम हम कहेंगे यार चलो ठीक है, हमने जो रात की तारीकी में सफर किया, कम से कम आगे तो कुछ ना कुछ सुबह नो आ रही है ना सामने हमारे। बेशक ऐसा ही है। अब हमारे इतनी देर से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आगे सुनने वाले भी बोर तो नहीं हो रहे होंगे, लेकिन लास्ट में आपसे क्विक योर take on India versus Afghanistan game, because it's almost like India's dream to qualify for round 2 मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। आई गेस कोई मिरेकल हो जाता है तो दैट्स गुड फॉर इंडिया। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया का, जो अगर मोटिव था कि उनको इस साल राउंड 3 के लिए क्वालिफाई करना ही था, जो कि अफ़गानिस्तान ने उनके आई गेस ख्वाबों पे पानी डाला, तो उस पर आप क्या कहना? मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ हूँ कि अफगानिस्तान ने ना काफ़ी टर्न अराउंड किया, बिकॉज अफगानिस्तान नेशनल टीम के अपने कोई सीवियर मसले चल रहे थे बिकॉज ऑफ सम प्लेयर्स डिस्प्यूट्स विद जो अफगान फुटबॉल फेडरेशन के सदर है, यूसुफ कारगर के साथ। तो यूसुफ कारगर की वजह की, जब उन्होंने मंगोलिया को 1-0 होम एंड अवे 2-0 एग्रीगेट पर आया था ना अक्टूबर के अंदर, तो बहुत सारे प्लेयर्स ने फिर बॉयकॉट कर दिया था नेशनल टीम का, कि भाई हमें यूसुफ कारगर के साथ काम नहीं करना, यूसुफ कारगर ने हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी की है, ज्यादती की है, ये बड़ा, क्या कहते हैं ना, आमिर किस्म का शख्स है वगैरह, इस तरह का, ये बदमाशी करता है, जो भी उन्होंने इल्जाम लगाए। तो फिर बहुत सारे प्लेयर्स ने बॉयकॉट कर दिया।
तो मजबूरी में अफगानिस्तान को अपने पहले 2 मैचेस में ना उनको अपनी एक 4th स्ट्रिंग टीम खिलानी पड़ी, जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स थे जो कि अफगान चैंपियंस लीग की, जो उनकी लोकल लीग है, जो सिर्फ 10-12 मैचेस की होते हैं सीजन में फॉर ईच टीम, उनको खिलाना पड़ा। और उनको भरपूर अंदाज से कतर ने और फिर कुवैत ने उनको बुरी तरह हराया। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ प्लेयर्स ने थोड़ी बहुत रिकंसाइल हुए, वो थोड़े बहुत वापस भी आए। अभी भी बहुत सारे प्लेयर्स जो फर्स्ट टीम के वो नहीं थे इस विंडो में। दिस वाज अफगानिस्तान बी टीम टू बी फेयर। 3-4 ऐसे क्रिटिकल प्लेयर्स थे जिनको नहीं थे। अफगानिस्तान की इस स्टार्टिंग 11 में 9 प्लेयर्स उनके डायस्पोरा के थे। ठीक है, बहुत सारे अफगानिस्तान में पैदा जरूर हुए थे, लेकिन चूंकि तालिबान का दौर था लेट 90s 2000 में, जो वॉर ऑन टेरर की वजह से जो गहमा गहमी हो जाती है, मेनी ऑफ देम मूव टू अदर कंट्रीज एज यंग किड्स। एग्जांपल आपको देता हूं, जो रहमती जिसने इक्वलाइजर स्कोर किया था अफगानिस्तान का, रहमत अकबरी आई थिंक नाम है ना उसका, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, माय अपॉलॉजीज फॉर दैट। अफगानिस्तान में पैदा होता है, बट इमीडिएटली उसकी फैमिली शिफ्ट होती है पाकिस्तान। पाकिस्तान में रहता है 5 साल तक, और 5वें साल की उम्र में उसकी फैमिली शिफ्ट हो जाती है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में वो फुटबॉल का उसको बचपन से शौक होता है, बिकॉज बहुत सारे अफगान की फेवरेट स्पोर्ट है ही फुटबॉल। वो वहां के लोकल क्लब्स को ज्वाइन करता है। देन ही बिकम्स प्रोफेशनल ब्रिस्बेन रोयर, जो कि ए लीग, ऑस्ट्रेलिया की टॉप टियर लीग है, उसके लिए खेलता है। तो उसकी अफगान नेशनलिटी मौजूद थी। जिसने विनर स्कोर किया, शरीफ मोहम्मद, बॉर्न इन दागिस्तान रशिया, जहां से हबीब नूर मोहम्मद और वगैरह सारे आते हैं वहां से। बाप आई थिंक अफगान है, या माँ अफगान है, या बाप अफगान है, और जो दूसरा पेरेंट है वो रशियन दागिस्तानी है। प्लेड फॉर अफगानिस्तान टू। सिर्फ 2 ही प्लेयर थे जो कि डोमेस्टिक उनके होम ग्रोन टैलेंट थे। वो भी वो टैलेंट है जिन्होंने शुरुआत तो अफगानिस्तान की लीग में की, बट वो आजकल खेलते हैं जैसे आई लीग के अंदर इंडिया में। तो वो एक टीम फिर भी स्टेबिलिटी थी। तो होम लेग में दे हेल्ड देम टू अ 0-0 ड्रॉ। अवे लेग में दे केम फ्रॉम बिहाइंड टू बीट इंडिया इन इंडिया 2-1। दैट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट। और ये चीज है जिसको जो अफगानिस्तान के फैंस पाकिस्तान में मौजूद, जो खासतौर पे जो आपकी पश्तून बेल्ट में बहुत सारे हैं, चैमन साइड पे, बलूचिस्तान साइड पे, वो बहुत खुश हुए। तो मैं कहता हूँ कि सरकार जब अफगानिस्तान डायस्पोरा प्लेयर लाती है ना, और वो टीम अच्छा खेलती है, तो आप उनकी वाह वाह करते हो। उसी डायस्पोरा प्लेयर जब पाकिस्तान जब आपका मुल्क करता है, तो उसकी भी थोड़ी बहुत यार अच्छे अल्फाज दे दिया करो कि यार हमें भी टाइम चाहिए। बिकॉज अफगानिस्तान को भी टाइम लगा है इस चीज में अच्छा होने में, इस चीज में अच्छा होने में टाइम लगा है। और दूसरी बात, अफगानिस्तान ने पिछले 10 8 9 साल के अंदर तकरीबन कोई आई थिंक कोई 60-70 मैचेस खेले हैं, 55-60 मैचेस खेले हैं। पाकिस्तान ने पिछले 10 साल में हार्डली 20 खेले हैं। तो वो जो कहते हैं ना, जो आपके पास एक तवील अरसा होता है ना मैचेस खेलने का, आपके पास ने तजुर्बा हासिल किया, आपने मैचेस हारे भी, आपने मैचेस ड्रॉ भी कुछ किए, आपने सैफ चैंपियनशिप जीती एक बार, आई थिंक 2013 या 2011 में, फॉरगेटिंग कि क्या ईयर था। तो वो आपने कॉन्फिडेंस गेन किया, देन यू स्टार्ट विनिंग थिंग्स। तो फिर आपकी टीम एक स्टेबिलिटी आ गई। अफगानिस्तान की टीम में जोएब इस्लाम अमीरी जो उनका कैप्टन इस वक्त, उसका भी आई थिंक लास्ट मैच हुआ है बिफोर रिटायरमेंट, अभी जो उन्होंने जीता था इंडिया को। ही इज गॉट लाइक 60+ कैप्स, 60+ अपीयरेंसेस फॉर अफगानिस्तान। जो का गोलकीपर है, आई थिंक ओवैसी नाम है उसका, 40+ कैप्स। वो यूसुफ बट का बैकअप था डेनमार्क में, उसके क्लब में बैकअप गोलकीपर था यूसुफ के साथ। वो ही गॉट 40 कैप्स। यूसुफ ने 13 साल में हार्डली कोई 25-30 कैप्स जीती हैं 13 साल में। उसने जो अपने करियर के सारे वो टाइम गवा दिया ना, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लेइंग टाइम, बिकॉज ऑफ पीएफए के फड्डे चल रहे थे। अफगानिस्तान के पास एक बहुत रिच पूल है डायस्पोरा टैलेंट का, बिकॉज जाहिर सी बात है ना, ये फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट्स हैं, यूरोप जाते हैं, उनको पता है यार फुटबॉल यहाँ लोग शौक से खेलते हैं, बच्चे फुटबॉल में लग जाते हैं वहां। तो उनके लिए फुटबॉल एज ए इमिग्रेंट की शनाख्त बन जाती है कि यार देखो, अगर हमने इस सोसाइटी में इंटीग्रेट करना है, फुटबॉल खेलो। टैलेंट तो है हमें, बिकॉज हम फुटबॉल खेलने को शौकीन है, शायद हमें कोई क्लब पकड़ ले। तो उस तरह से बहुत सारे प्लेयर आए साथ साथ में। इंडिया पे जब जाता है ना, इंडिया का काम मुश्किल हो गया है। इट डजंट मीन कि उनका काम खत्म हो गया, उनका काम मुश्किल जरूर हुआ है। ठीक है, सुनील छेत्री इज 38-39 नाउ। उसने प्रोबेबली इस साल रिटायर हो जाना है, बिकॉज उससे अब नहीं खेला जाएगा इसके बाद ज्यादा। इवन दो सुप्रीमली फिट, लेकिन उसकी भी एक एज आ गई है कि इन विच इज नॉट एज शार्प एज ही प्रोबेबली वाज एट वन टाइम। वो भी मानेगा और हम भी मानते एक हद तक। इंडिया का जो अगला मैच है ना कुवैत के साथ, आई थिंक एट होम, वो जीतना लाजमी है।
अगर वो मैच कुवैत से नहीं जीता, इवन दो दे स्टिल लाइक दे स्टिल बी इन द टॉप 2, बिकॉज आई थिंक अफगानिस्तान का अगला मैच कतर के साथ है। अगर अफगानिस्तान की फुल स्ट्रेंथ आ सकती है, दे प्रॉब्ली लुक फॉर अ ड्रॉ विद कतर। अगर वो ड्रॉ कर सकते हैं तो अफगानिस्तान का भी चांसेस बूस्ट है कि मे बी वी कैन देन पिप इंडिया, अगर इंडिया का काम खराब हो जाए तो इंडिया कैन नॉट स्क्रू थिंग्स अप। दे हैव टू बीट कुवैत इन द नेक्स्ट गेम एंड होप के अफगानिस्तान डोंट पुल ऑफ अ शॉक अगेंस्ट कतर समहाउ। दे हैव टू बीट कुवैत इन द नेक्स्ट गेम एट होम, वरना देयर इन ट्रबल। तो गुड लक टू बोथ टीम्स, मे द बेस्ट टीम विन, आई गेस मैं ये कह सकता हूँ। May the Kuwait win. आप तो कुवैत में रहते हैं तो आपका 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 हक भी बनता है उनको सपोर्ट का, आप तो रहते वही my हैं। born country. Yes. वो तो कुछ नहीं देते लेकिन हमें कुछ देना पड़ता है। That's true. Okay. Thank you, Ali Bhai, for joining us, and thank you, Sama, for joining us as well. उसामा का एक सवाल है। I guess उसामा, आपका कोई सवाल? नहीं, मैं बस एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो ग्रुप ए है फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का, एएफसी का, उसमें बस अब बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है क्योंकि कतर के 10 पॉइंट्स हैं। दे आर ऑलरेडी लॉक्ड एज द फर्स्ट टीम जो वहाँ पे फिनिश करेंगे, 10 या 12 हैं आई गेस। बाकी इंडिया के भी 4 पॉइंट्स हैं, कुवैत के भी 4 पॉइंट्स हैं, सॉरी इंडिया और अफगानिस्तान के 4 पॉइंट्स हैं, और जो कुवैत है उनके 3 पॉइंट्स हैं। तो अभी जो कतर है उनका होपफुली यही है कि उन्होंने उनके 2 मैचेस रहते हैं, एक उनका इंडिया के साथ है और एक उनका मैच अफगानिस्तान के साथ है, तो प्रॉब्ली वो दोनों मैचेस जीत जाएंगे वो। बाकी जो 2 मैचेस रहते हैं वो इंडिया का कुवैत के साथ है, तो अगर इंडिया कुवैत को हरा दे तो आई थिंक गोल डिफरेंस पे इंडिया आगे चला जाएगा क्योंकि उनका बहुत अच्छा गोल डिफरेंस है एज कम्पेयर टू अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान और कुवैत का मैच फिर वो कोई भी टीम जीत जाए ड्रॉ हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इंडिया अपने होम पे, जो कि आई होप कि वो कर दें क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है और मैं चाहता हूँ कि वो राउंड 3 में जाएं, तो अगर वो अपने होम पे ये चीज़ करते हैं तो आई थिंक वो उनके बहुत लाइकली चांसेस बन जाएंगे कि वो राउंड 3 के लिए जो है वो क्वालिफाई कर लें। मेरी एक इंडियन फैन से ही बात हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा मायूस थे उनकी परफॉर्मेंस पे। वो कह रहे थे कि टीमैक भी आए हैं लेकिन उसके बावजूद कुछ हालात ठीक नहीं लग रहे, लेकिन आई थिंक इंडिया विल बी एबल टू पुल ऑफ अ मिरेकल अगेंस्ट कुवैत एट होम। प्रॉबेबली अगर नहीं हुआ तो फिर वही बात है ना, फिर तो इंडिया को अपनी टीम की स्ट्रक्चर पे, आई लीग की, आईएसएल के ऊपर कौन कौन से प्लेयर आप ला सकते हैं, डायस्पोरा पे काम करना है नहीं करना, फिर उनको एक दे विल हैव टू पुट अ वेरी, कहते हैं ना, वेरी दे हैव टू लुक एट द डीप थिंक अबाउट देमसेल्व्स। तो लाइक आई सेड, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ द 3 टीम्स, मे द बेस्ट टीम क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड एंड रीच द एशियन कप। बस हम जो टीम नहीं जाती बस हमारे ग्रुप में ना है एशियन कप क्वालिफायर्स में। I don't want to face India. I don't want to face Afghanistan. I don't want to face Kuwait. I don't want to face Tajikistan if they don't finish in the top 2. अगर जॉर्डन नहीं आते मैंने उनसे भी नहीं मैच करना, इनसे ना करें तो बेहतर है। कोई और टीम मिल जाए जो कम से कम, जिसको कम से कम थोड़ा बहुत हम प्रेस कर सकें तो अच्छा होगा, बट रहना अल्लाह का, देखते हैं उसमें क्या होता है। देयर इज टू अर्ली फॉर मी टू से एनीथिंग अबाउट दैट। And then we can say Allah रहम करेगा। बेशक जी, अल्लाह रहम ही करे। Allah रहम। Ladies and gentlemen, Usama bhai ne abhi baat in green shirt, wearing green shirt, he said he wants India to qualify for the round 3, and its Insta handle, Twitter handle is official ubutta. You know what to do with him. ख़वातीन हज़रात, आपका इस पॉडकास्ट में ट्यून इन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं अली एहसन उसामा भुट्टा का एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। यू कैन फाइंड अस ऑन ट्विटर एज वेल। यू कैन फाइंड मी एज @ARSKhan04. You can find Ali Hassan @Sayyidna, and you can find Usama Butta @official ubutta. Till then, subscribe to our YouTube channel, The Sports Side. Visit our website www.thesportside.com, and फिर कभी मुलाकात होगी, फिर कभी बात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।